हरे कृष्णा। आपने सुना होगा कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही हमारी इनकम टैक्स की दुनिया में जिस इनकम का कोई हेड नहीं होता उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। आज यही हेड पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग हेड है, मजेदार हेड है। अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो आपको पता है कि वो 5 में से किसी एक हेड में टैक्सेबल होगी। सैलरी हेड में, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, या पीजीबीपी, या कैपिटल गेन। और अगर इन चारों में नहीं हो रही तो फिर पांचवा जो हेड है, रेसिड्यूरी हेड, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट मीन्स पांचवें हेड में हम जाते ही तब हैं जब आपकी इनकम पिछले 4 हेड में कहीं नहीं जा रही और ना ही वो एग्जेम्प्ट है, तो फिर वो यहां टैक्सेबल होगी। जैसे अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, मान लो जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, आपने खेती बाड़ी करके इंडिया में पैसा कमाया, वो एग्जेम्प्ट है, तो वो ना 4 हेड में टैक्सेबल है पिछले, और ना ही आईफॉस में टैक्सेबल है। हम तो उन इनकम्स की बात कर रहे हैं जो टैक्सेबल इनकम्स है और पिछले चारों हेड में नहीं जा रही। जैसे मान लीजिए आप चले गए केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में, वहां पे आप जाकर के 7 करोड़ रुपए जीत गए, आपको खुशी होगी। और आपको जितनी खुशी होगी, यकीन मानिए उससे ज्यादा खुशी निर्मला जी को होगी, क्योंकि वो बिना कुछ करे भी जीत रही है। आपने जो पैसे कमाए उस पर आप क्या पे करेंगे? टैक्स। अब वो जो टैक्सेबल होगा वो कौन से हेड में होगा? भाई वो सैलरी की इनकम है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में। आपकी लॉटरी से विनिंग हुई, कहां टैक्सेबल होता है? आईफॉज में। आपने बैंक में एफडी कराई, ब्याज मिला, कहां टैक्सेबल होता है? आईफॉज में। सेविंग अकाउंट में ब्याज मिला, आईफॉज में टैक्सेबल होता है। डिबेंचर खरीदे, ब्याज मिला, आईफॉज में टैक्सेबल होता है। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिविडेंड मिला, आईफॉज में टैक्सेबल होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक बचा खुचा हेड है, तभी नाम है अदर सोर्सेस। जो किसी में नहीं जा रहा वो यहां पे आ जाएगा। इसका चार्जिंग सेक्शन है 56। आपको याद होगा तो बाकी जो हेड आपने पढ़े उनमें भी आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। जैसे सैलरी में आपने पढ़ा था 15, हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था 22, वैसे ही आईफॉस का चार्जिंग सेक्शन होता है 56। अच्छा, सेक्शन 56 के भी 2 सबसेक्शन है, एक सबसेक्शन 1 है और एक सबसेक्शन, क्या बात है, आपको पता है 2 है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि सर वो इनकम्स जो किसी और हेड में नहीं गई और एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो हम टैक्सेबल करेंगे आईफॉस में। यानी सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 एक जनरल सेक्शन है जो कि कवर करता है सारी इनकम्स को जो किसी और हेड में नहीं जा रही। वहीं पे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली बताता है कि सर ये इनकम्स यहीं पे टैक्सेबल करेंगे। यानी 56 सबसेक्शन 2 बना करके गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन चीजों में डाउट्स होता था, लोगों को कंफ्यूजन होती थी, डिस्प्यूट्स पैदा होते थे, उनको 56 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाई कर दिया कि सर ये इनकम यही टैक्सेबल करेंगे। जैसे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम और किसी हेड में हम टैक्सेबल कभी करेंगे ही नहीं, केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको, जैसे आपको याद हो तो जैसे अपन ने जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट रेंट का। कंपोजिट रेंट में 2 केसेस बताए थे कि अगर लेटिंग सेपरेबल है तो क्या होगा और अगर लेटिंग इनसेपरेबल है तो क्या होगा। जिसमें मैंने बताया था कि अगर इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या फिर अदर सोर्सेज। तो ये 56 सबसेक्शन 2 में बताया लॉ मेकर ने। या जैसे मान लो आपको गिफ्ट मिला, अपने इंडियन कल्चर में आप जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो आमतौर पे कल्चर ज्यादातर जगह पे देखा जाता है, जैसे आप किसी के यहाँ गए तो जाते समय आपकी मौसी, मामा, ताऊ जिनके यहाँ गए आपको कुछ पैसे, कुछ लिफाफा देते हैं। होता है आप लोगों के साथ, है ना? कुछ कह रही नहीं, हमारे साथ नहीं होता। होता है, हाँ कह रहे, अच्छा होता है। अच्छा कितना देते हैं? जैसे 500, 1100 कि 1 लाख रुपए दे दिए?
नहीं भाई, जाहिर सी बात है 500, 1100, 2100, 5100 इस तरीके का अमाउंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें 51,000 रुपए रख करके दे दी और आपको मजा ही आ गया कि यार ये सब कोर्सेज करने की जरूरत ही नहीं है, महीने में बस 2-3 बार अलग अलग रिलेटिव्स क्या होते हो और अपना काम हो जाएगा। बट अगर मान लो आप दिखा रहे हो कि सर हमको गिफ्ट मिला है किसी से, हमको किसी ने 5 लाख रुपए गिफ्ट में दिए, हम इतने सुंदर दिखते हैं कि उसने हमें 5 लाख दे दिए। पहले क्या होता था, गिफ्ट जब हमें मिलता था तो वो टैक्सेबल नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में उसको गिफ्ट दिखाते थे। मैं आपको मोडस ऑपरेंडी बताऊं, तरीका बताऊं, लोग क्या करते थे, जैसे सपोज करिए मेरे पास व्हाइट मनी है, आपके पास ब्लैक मनी है। व्हाइट और ब्लैक मतलब समझते हो, गांधी जी वही है, ऐसा नहीं कि हमने काली सियाही आपने पूछ रखी। व्हाइट मनी मतलब हमने टैक्स पेड इनकम है, आपके पास हाँ आपने टैक्स पे नहीं किया, टैक्स की चोरी कर लेगा। अब आपको चाहिए, जरूरत है मान लो व्हाइट मनी की, आपको कुछ खरीदना है, आपको घर खरीदना है, अब ब्लैक मनी तो लगाओगे नहीं उसमें, जो एक नंबर पैसा देना है, व्हाइट मनी की जरूरत है। आपने मेरे से बात करी, आपने कहा सर हमें 10 लाख रुपए की व्हाइट मनी की जरूरत है, आप हमको ना 10 लाख रुपए की चेक दे दीजिए सर। हमसे आप 10 लाख की चेक लेना चाहते हैं, काहे? हम काहे देते, मेरी मेहनत कमाई। आपने कहा सर सुनिए, तो आप 10 लाख की चेक दे दीजिए, बदले में हम आपको अटैची में 10.5 लाख रुपए या 11 लाख रुपए दे देते। आपने हमको कैश पकड़ा दिया 11 लाख, हमने आपको 10 लाख की चेक दे दी, एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर ने गिफ्ट डीड बनाई कि हम अपने पूरे होशो हवास में 10 लाख रुपए इनको गिफ्ट करें। हमसे पूछेगा कहां से आया, तो हमारे पास सोर्स है। गिफ्ट क्यों किया? अरे मेरा पैसा हम गंगा जी में बहा दे, जहां बहा दे, तुमसे क्या लेना देना। और गिफ्ट पे टैक्स लगता नहीं था और आपकी ब्लैक मनी हो गई व्हाइट। बट चिद्दू भैया से ये देखा नहीं गया। चिद्दू भैया समझते हैं, पी चिदम्बरम नाम सुना, हम लोग प्यार से चिद्दू भैया बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम नहीं सुना? अच्छा अरुण जेटली सुना है? हाँ, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीता जी से पहले अरुण जेटली, तो फाइनेंस करते करते निकल गए ऊपर संभालने, है ना। और उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तो चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम। तो आई थिंक सन 2007 या 2008 की बात है, चिद्दू भैया लेके आए थे, चिद्दू हम बोल रहे हैं, वैसे चिद्दू नाम नहीं उनका, है ना। चिद्दू भैया लेकर के आए थे गिफ्ट पे टैक्स। उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया कि सर अगर 50,000 से ज्यादा आपको गिफ्ट मिलता है तो हम टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले, और बहुत ही अच्छा हेड है। हर बार पांचों हेड से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही होता है। तो देखते हैं जरा क्या हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द इनकम which are neither covered under the head salary, house property, business income और capital gain, यानी वो चारों में से किसी की नहीं है, तो फिर वो किसकी है? shall be under the taxable under the head income from other sources. That is, this head of income is a residual head, बचा खुचा हेड है, because it covers all other income which are uncovered, जो कहीं covered नहीं है, and which are not exempt from tax. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी चैप्टर पढ़ा, सैलरी में आपने जैसे एचआरए पढ़ा कि अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो उनमें से 3 में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल होगा। तो जो पोर्शन एग्जेम्प्ट हो गया सैलरी हेड में, टैक्सेबल नहीं हुआ, क्या वो यहां टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? आंसर इज नो, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो सैलरी हेड डील कर रहा है कि टैक्सेबल होना है कि नहीं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसका जिक्र कहीं नहीं हुआ, जो किसी हेड में नहीं जा रहा और ना ही एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल होगा। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट करी हुई है सरकार ने तो ऐसा नहीं उसको टैक्सेबल कर देंगे यहाँ पे। तो वो जो पिछले चारों हेड में अनकवर्ड रह गया, कहीं कवर्ड ही नहीं था, ना ही एग्जेम्प्ट था, उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर किराए पे लिया और उस किराए के घर को आपने आगे सबलेट कर दिया, किसी और को किराए पे दे दिया, सबलेटिंग। अब आपको सबलेट करके जो किराया मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आपने सेक्शन 22 की चार्जिंग सेक्शन की 3 कंडीशन पढ़ी थी, उसमें से एक कंडीशन थी द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो लेट्स से मेरे पास मैं घर हूं, मेरे पास एक घर है, मतलब मैं उसका ओनर हूं, मैंने आपको किराए पे दिया, मेरे को जो किराया मिलेगा वो तो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। आपने क्या किया, उसको सबलेट कर दिया, आपके हाथ में तो कहां टैक्सेबल करे सर? आई पॉज में, क्योंकि पीछे कहीं जिक्र ही नहीं है, पीछे कहीं कवर्ड ही नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है। आपके पास मान लो एक वैकेंट लैंड है, जमीन पड़ी हुई है, आप उसको किराए पे उठाते हो,
लोगों की शादियां के लिए दे देते हो जगह, पार्किंग के लिए दे देते हो, कुछ भी तरीके से आप उसको किराए पे उठाते हो। अब जमीन किराए पे उठा रहे हो, कहां टैक्सेबल करें सर? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि उसमें कंडीशन थी देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, तो यहां टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो एमपी वगैरह होते हैं ना, सांसद वगैरह, एमपी एमएलए वगैरह, इनको जो सैलरी मिलती है ना, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। एमपीज वगैरह को जो सैलरी मिलती है ना, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी, मैंने आपको सिखाया था, जब इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉय तो आपके हमारे हैं। वो बात अलग है माने या ना माने, लेकिन आपने पढ़ा होगा ना, पब्लिक सर्वेंट है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना? तो साहब इनकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ पा रहे हैं आप किस तरीके की बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं? चलिए चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 56, जिसको आप बेसिस ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, चार्जिंग सेक्शन भी कह सकते हैं। इसके दो सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 एक जनरल बात करने वाला है, क्या? कवर्स ऑल दी रेसिडुअल इनकम, बची खुची जो भी इनकम बच गई जो चारों हेड में नहीं जा रही, विच आर नॉट कवर्ड बाय दी फर्स्ट 4 हेड, उसकी बात करता है 56 सबसेक्शन 1। बट 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक है, इसी को पढ़ने में टाइम भी लगेगा क्योंकि 56 सबसेक्शन 2 लिस्ट देने वाला है कि सर ये इनकम इसी हेड में सर टैक्सेबल होने वाली है। 56 subsection 2 covers certain specific income which are chargeable under the head income from other sources। यानी अगर हम 56 subsection 1 को इन अदर वर्ड्स बोलें कि कौन सी इनकम सर यहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी इनकम तब टैक्सेबल होगी जब 3 कंडीशन पूरी हो जाए। इन अदर वर्ड्स, एनी इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। दिस हेड मतलब इनकम फ्रॉम other sources if following condition are satisfied। क्या? there is an income, इनकम होनी चाहिए, इनकम ही नहीं है, खाएगा टैक्सेबिलिटी, ठीक है। सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर अदर 4 हेड्स ऑफ इनकम, पिछले 4 हेड में टैक्सेबल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों बातें पूरी हो रही हैं तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कहता है कि सर हम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल करेंगे। क्लियर? समझ में आई आपको मेरी बात? अब मैं आपको लेके चलता हूं 56 सबसेक्शन 2 की तरफ। 56(2) क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, लिस्ट देता है कि सर ये इनकम आमतौर पे इसी हेड में टैक्सेबल होंगी, आमतौर पे इसी हेड में टैक्सेबल होंगी। एक एक करके पढ़ेंगे और सब जानेंगे। पहला है डिविडेंड, जैसे ऊपर आपको हेडिंग पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। हाउएवर फॉलोइंग स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक इनकम लिस्ट दे रहा है, आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कौन कौन सा? सबसे पहला डिविडेंड। हम कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं? शेयर्स पे मिलता है, इक्विटी शेयर वाले की डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर? दोनों की। अगर मान लो मेरे पास किसी भी कंपनी के शेयर्स और मेरे को डिविडेंड मिला, इनकम किसकी है? कंपनी की कि शेयर होल्डर की? शेयर होल्डर की। किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? आईफॉस। और मेरी एक बात याद रखना, डिविडेंड इनकम कभी भी किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होती, सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है और किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सर कौन से हेड में? अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। छोटा सा एक एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस कंपनी ने 2 करोड़ का डिविडेंड मांगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑन 15 जुलाई 2025। मिस्टर ए होल्ड्स 10% शेयर। मिस्टर ए के पास इस कंपनी के 10% शेयर है। क्या पूरा 2 करोड़ का डिविडेंड मिस्टर ए को मिला होगा? नहीं जी, जब 10% शेयर है तो 2 करोड़ का 10% यानी 20 लाख रुपए का डिविडेंड मिस्टर ए को मिला एंड देयरफॉर रिसीव 20 लाख डिविडेंड। मिस्टर बी होल्ड्स 4% शेयर। मिस्टर बी के पास 4% शेयर है, इसलिए 2 करोड़ का 4% 8 लाख रुपए डिविडेंड उनको मिला। आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताना है, बड़ा सिंपल है सर। मिस्टर ए को कितना डिविडेंड मिला? 20 लाख। तो मिस्टर ए के हाथ में 20 लाख रुपीस टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। मिस्टर बी को 8 लाख मिला, 8 लाख टैक्सेबल होंगे। ये टैक्सेबल यानी इनकम निकल रही है कि टैक्स निकल रहा है? मतलब जैसे मिस्टर ए
के लिए 20 लाख की इनकम हो गई कि 20 लाख टैक्स भरना है? इनकम हो गई। अगर 20 लाख टैक्स भरना है तो फिर तो आप समझ रहे, 20 लाख मिला, 20 लाख दे दिया तो क्या डपली बजाएंगे? समझ रहे हैं? ओके, तो बड़ा आसान है सर। टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी एज अंडर Mr. A would include full amount of 20 lakh as income from other sources, that is he will be liable to pay tax। जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट होगा, जो भी टैक्स रेट होगा, उसके हिसाब से इस 20 लाख पे टैक्स पे करेंगे। सेम केस बी के लिए 8 लाख टैक्सेबल होगा। इजी क्वेश्चन है, डिविडेंड समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आप लोग ने ये वर्ड शायद कहीं सुना हो, कीमैन। कीमैन वर्ड सुना है? केएमपी सुने? केएमपी क्या फुल फॉर्म होता है? की मैनेजरल पर्सन। कौन होते हैं ये केएमपी? मतलब डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, कैसे ही बता दो। जो बोर्ड मेंबर, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हैं की पर्सन। जैसे आप जानते हैं, आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, उस कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी फॉरएवर चलती रहेगी, ये आपने पढ़ा है। अब जरा एक प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो रिलायंस है, मुकेश अंबानी साहब रहे ना रहे, रिलायंस चलती रहेगी। खुदा ना खास्ता मुकेश अंबानी साहब को अगर कुछ हो जाता है तो रिलायंस चलती तो रहेगी, लेकिन तब भी एक झटका तो लगेगा कंपनी में, कुछ शेयर्स की वैल्यू फॉल तो होगी। क्यों? क्योंकि पीछे जो डिसीजन मेकिंग है वो उनकी है कहीं ना कहीं। कंपनी चलती रहेगी लेकिन एक थोड़ा झटका लगेगा, कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट्स हो सकते हैं आपके कम हो। इसलिए कंपनियां करती क्या है, कंपनियां इंश्योरेंस लेती हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस जो मान लीजिए आपने या हम लोगों ने, इंडिविजुअल ने अपने नाम पे ले रखा है कि कल को अगर कुछ हो गया तो पीछे से परिवार वालों का क्या होगा, यही होता है लाइफ इंश्योरेंस। वैसे कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो कीमैन लोग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनके नाम से लाइफ इंश्योरेंस ले लेती है। प्रीमियम भरती है कंपनी, और कल को अगर उनको कुछ हो गया या मैच्योरिटी जब हुई उस इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो पैसा मिलता है कंपनी को। किसको पैसा मिलता है? कंपनी को। कंपनी को वो जो पैसा मिल रहा है, चाहे वो मैच्योरिटी पे मिल रहा हो, चाहे पहले मिल रहा हो, चाहे जितना मिल रहा हो, इंक्लूडिंग कई बार बोनस भी बांटते थे, एलआईसी वगैरह वाले बोनस भी डाल देते। तो जो भी पैसा कंपनी को मिल रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम का, वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल करे कि मुकेश अंबानी जी के इंडिविजुअल हाथ में टैक्सेबल करे? कंपनी के हाथ में, कंपनी को मिल रहा है साहब। तो इंडिविजुअल को मिलता तो इंडिविजुअल की बात होती, बट ये तो कंपनी को मिल रहा है तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा मिलेगा वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। या तो कंपनी उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल करा ले, और वहां नहीं करा रही तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे डिविडेंड में तो मैंने बताया कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और केवल एक ही हेड है, उसमें दो ऑप्शन आपको नहीं दिए मैंने, केवल एक ही हेड है, कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी या तो पीजीपी में कराइए, वहां नहीं करा रहे तो यहां टैक्सेबल हो जाएगा। पढ़ के देखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी, कुल मिला के जो भी मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, मतलब अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो हम यहां टैक्सेबल कर देंगे कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी या तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी आपको केबीसी का एग्जांपल दिया, केबीसी से जो पैसा मिलेगा कौन से हेड में टैक्सेबल होने वाला है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या मान लो आपने लॉटरी की टिकट खरीद ली, आपने कहा पढ़ाई लिखाई से तो कुछ नहीं होने वाला, अपनी किस्मत आजमाते। लॉटरी लीगल है, इलीगल है? कुछ स्टेट में आज भी लीगल है, केरला वगैरह जैसी जगह पे आज भी लीगल है। जैसे यूपी में आज से 20-25 साल पहले लीगल थी, चलती थी लॉटरी, बिकती थी आराम से, उसके काउंटर लगते थे, तखत लगते थे, है ना, लोग मेज कुर्सी में बैठते थे, बेचते थे, लोग खरीदते थे। फिर बाद में उसको बैन कर दिया गया, बहुत से लोग बर्बाद हुए क्योंकि लालच बड़ी बुरी बला है ना, बैन कर दिया। लेकिन आज भी कुछ स्टेट्स में लीगल है कि आपने लॉटरी खरीदी तो हो सकता है आपका लॉटरी निकला। जैसे वो एक पिक्चर आई थी माला माल वीकली, देखिए आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं देखी, वेब सीरीज से थोड़ा बाहर आओ, वो जो गंदी गंदी वेब सीरीज देखते हो उसकी जगह ये देखो, माला माल वीकली देखो, और इंटरटेनिंग पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है ना। तो उसमें लॉटरी टिकट जीत जाता है, और लॉटरी की टिकट अगर आपकी लग गई है तो कहां टैक्सेबल करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और किसी हेड में नहीं होती, इसी में होती। तो लॉटरी जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हमने नीचे डिफाइन किया है कि लॉटरी में लॉटरी तो आई, उसके अलावा अगर कोई आप गेम शो जीत जाते हैं, केबीसी या कोई भी, बहुत सारे टीवी में पहले एक आया करता था, खुल जा सिम सिम,
आप लोगों ने नहीं सुना, ये सब आप टीवी की जनरेशन नहीं रहे हैं, हम लोग 90s की जनरेशन है, तो उसमें आता थे बहुत सारे शोज, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पुराने आपको मिल जाएंगे शायद, बहुत सारे इस तरीके के शोज आते थे, जिसमें खुलजा सिमसिम में क्या होता था, 3 तरीके के दरवाजे होते थे, उसमें से जो वो होता था कंटेस्टेंट होता था, वो एक चुनता था कि ये वाला, तो उसमें कई बार गार निकल आती थी, कई बार कुछ नहीं, मछली रखी होती थी, तो टाए टाए फिश। हाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ भी जीत गए हैं तो वो टैक्सेबल होने वाला है। आपकी खुशी में निर्मला जी की खुशी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, और बड़ी बात यह है कि साहब वो टैक्सेबल होता है एट ए फ्लैट रेट ऑफ 30%। इस पे स्लैब लगता ही नहीं है, डायरेक्ट कितना टैक्स लगता है, 30% का टैक्स लगता है, और विनिंग्स में से हम कुछ भी माइनस नहीं होने देते, खर्चा भी माइनस नहीं होने देते, इवन ना कोई डिडक्शन देते हैं, पूरी की पूरी इंटायर विनिंग टैक्सेबल करते हैं। मतलब जैसे कोई केबीसी में गया और मान लो 1 करोड़ जीत गया, तो 1 करोड़ का 30%, 30 लाख, इवन प्लस इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, सेस भी लगता है, और बढ़ जाता है टैक्स, मोटा मोटा 30 लाख टैक्स है, समझ रहे हैं। बचा हुआ 70 लाख या 69 लाख जो भी बचेगा वो आप जीते हैं अल्टीमेटली। जैसे अभी वो कौन, वो चेस का चैंपियन बना था, हाँ, तो वो कितना जीता, तो जीता था ना, 7 करोड़ 12 करोड़ को जीता था, पता नहीं 4 करोड़ था, ये कितना फिगर भूल गए, तो उस पर वो 30% टैक्स था। अब आजकल सोशल मीडिया 4 करोड़ जीता था ना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि इस पे निर्मला जी टैक्स ले लेंगी, टैक्स ले लेंगी, तो पता नहीं उनको क्या शर्म आई, उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि ठीक है इस वाले इस पे इससे नहीं लेंगे, मतलब नहीं तो वो 30% भी टैक्सेबल था, उससे नहीं ले रहे, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, पहले लिया फिर बाद में वापस कर, मतलब उससे नहीं ले रहे, उसको मना कर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया है तो आगे भी याद रखिएगा, अगर कोई जीता है तो आपको उसको भी ये रिलीफ देनी चाहिए, बट अब देखते खैर, तो ये 30% का टैक्स है। हाँ जी, पीजीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपका बिजनेस है, प्रोफेशन थोड़े ना कि हम रोज केबीसी में जाते हैं, मेरा प्रोफेशन है, नहीं, उसके लिए भी प्रोफेशनल इनकम नहीं होगी, टैक्सेबल होगा इसी में, ये लॉटरी है, विनिंग्स है, कार्ड गेम्स, गेम शो, ये विनिंग्स है। अभी वो आएगा, अभी वो स्पोर्ट्स वाला आएगा, वो आएगा, ठीक है, उनको सैलरी मिलती है, क्रिकेट टीम में बीसीसीआई के अंदर उनको सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हैं। इसके अलावा जो विनिंग मिलती है वो अलग इसमें टैक्सेबल होती है। हाँ हाँ, वो इसमें टैक्सेबल होते हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में, लेट्स से इतना फिक्स हम आपको देंगे, आपको माइले खेलना पड़ेगा, जैसे बीसीसीआई ने सबका पैकेज डिसाइड कर रखा है कि विराट कोहली को इतने करोड़, इसको इतने करोड़, इसको इतने करोड़, वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में है, उतना जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी में टैक्सेबल है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, पढ़िए लॉटरी वाला, पढ़िएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, मतलब केवल हॉर्स रेस सारी, मान लो आप कुत्ते दौड़ाते हैं, डॉग रेस में पैसा लगाते हैं, उसमें जीत गए, तो भी यहां पे कवर्ड है। तो एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अब तक डाल के बाहर बैठ गया हो, पता बोलो बताओ, एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग, कसिनो चले गए गोवा वगैरह में, है ना, तो गैम्बलिंग, बैटिंग, और फ्रॉम एनी नेचर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आई बात आपको, इंटायर विनिंग टैक्सेबल होगी, कोई खर्चा माइनस नहीं करने देंगे, इंटायर इनकम ऑफ विनिंग्स विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, और कोई भी अलाउंस नहीं देंगे, कोई डिडक्शन नहीं देंगे, टीसी से टीयू कुछ भी माइनस नहीं करने देंगे, इंटायर इनकम टैक्सेबल करने वाले हैं। जैसे आप केबीसी में गए, 1 करोड़ पे जीत गए, और यहां से मान लो कानपुर से मुंबई जाने में आपका खर्चा हो गया, है ना, बहुत सारी चीजों में खर्चा हो, मान लो 1 लाख खर्चा हो गया, तो आप कह रहे हैं 1 करोड़ जीते लेकिन 1 लाख का खर्चा भी तो हुआ, तो 99 लाख ही तो जीते, निर्मला जी कह रही नहीं, खर्चा तुम्हारा, टैक्स हमारा, पूरी विनिंग्स पे टैक्स देना है आपको। समझ पा रहे हैं आप बात को, लेकिन एक खर्चा गवर्नमेंट कह रही है हम अलाउ करा देंगे, अगर आप ओइंग एंड मेंटेनिंग करते हैं रेस हॉर्सेस की, ओइंग एंड मेंटेनिंग मतलब केवल घोड़ों पे के दौड़ पे पैसा नहीं लगाते, उसके खर्चे की बात नहीं कर रहे, क्या करते हैं उनको ओ करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो ये जो शौक है ना, ओइंग एंड मेंटेनिंग, ये कौन लोग करते होंगे,
अमीर की गरीब, अमीरों का आमतौर पे शौक है ना, उनके लिए खर्चा पता नहीं क्यों अलाउ करे, बाकी कोई खर्चा किसी के लिए अलाउड नहीं है। हाउएवर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस आर अलाउड। ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस कैट्स, रेस डॉग्स, ये अलाउड वेल नहीं है। आप बिल्लियां पालते हैं, उनको दौड़ाते, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? फर्दर ये इनकम टैक्सेबल होने वाली स्पेशल रेट पे फ्लैट रेट लगने वाला है 30% का, प्लस सरचार्ज लगने वाला है, प्लस 4% सेस लगने वाला है। तो अच्छा खासा टैक्सेबल अमाउंट बनने वाला है। पर ठीक है, जीत गए तो बढ़िया ही है, तो हम भी जीत गए, सरकार भी जीत रही है, दोनों साथ साथ जीत रहे। एक और बात यहां पे आपको बता दूं, आपने कभी ना कभी तो केबीसी या कुछ इस तरीके का शो देखा होगा, केबीसी देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से ये शो लेके आए हैं अभी तक। देखो मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने इंडिया में इतना कोई शो आई थिंक नहीं चला होगा, इतना कोई शो या कोई सीरियल है, तारक मेहता भी इतना नहीं चला। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जब से केबीसी शुरू हुआ था तब से नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी भाई बीच में शाहरुख खान भी आए थे, या वो लोग, आप वो फिजा नहीं बना पाए जो बच्चन साहब की बनी हुई है। आज भी बच्चन साहब के बड़े लोग फैन है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो उसके समय की जनरेशन हो। लेकिन आपने कभी एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे कोई जीतता है तो बच्चन साहब अपने हाथ में वो टैबलेट लिए रहते हैं और किसी ना किसी बैंक का ऐड कर रहे होते हैं। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये आप जीते 1 करोड़, ये 1 और 7 0, देखिए भाई साहब सही है ना, ये गए आपके अकाउंट में, तेज है, दुरुस्त है ना। जब वो ये कर रहे होते हैं तो नीचे एक डिस्क्लेमर लाइन लिख के आ रही होती है, जो अगर आपके पास एचडी चैनल है तो दिखाई देती है, एचडी नहीं है तो धुंधली दिखाई देती है। उसमें लाइन में लिखा होता है, दिस ट्रांसफर इज ओनली फॉर डिमोन्स्ट्रेटेड पर्पस, द एक्चुअल ट्रांसफर आर सब्जेक्ट टू टैक्स। दैट मीन्स ये जो कहते हैं 1 करोड़ आपके खाते में चलेगा भैया, ये गए नहीं है, ये सिर्फ ऐड हो रहा है उस बैंक का, ये 1 करोड़ नहीं देंगे आपको। निर्मला जी ने कह रखा है इसमें टीडीएस काट के देना भैया, टीडीएस समझते हो? पहले ही टैक्स काट लेना, 30% टैक्स कटता है इस पे। तो जैसे 1 करोड़ का 30%, मोटा मोटा 30 लाख हो गया, 30 लाख काट के 70 लाख आपको देंगे। कितने देंगे? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सवाल यह आता है कि जैसे आपका 1 करोड़ पे 30% टैक्स कटा, 70 लाख आपके खाते में आए, बाद में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे आईटीआर, तो उसमें अपनी इनकम्स दिखाएंगे जो जो हेड की हैं, साथ में ये इनकम भी दिखाएंगे, ये इनकम दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बट उस समय कितनी इनकम दिखाएंगे? 70 लाख दिखाएं इनकम कि 1 करोड़ दिखाएं? जीते 1 करोड़ थे, 30% टीडीएस कटा, मिला 70 लाख। ग्रॉस विनिंग मेरी 1 करोड़ थी, नेट विनिंग जो रिसीव्ड हुई नेट, वो है 70 लाख। उस पर तो टीडीएस कट चुका है, बट हम दिखाएं कितना? आईटीआर में तो दिखाना तो पड़ता ही डिटेल, ऐसा नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न तो डिटेल पूरी दिखाते हैं, कितना दिखाएं? ऐसे में जो टैक्सेबल होता है वो ग्रॉस टैक्सेबल होता है, नेट नहीं टैक्सेबल होता। मतलब आईटीआर भरते समय 1 करोड़ दिखाएंगे जो आप जीते थे, ना कि जो रिसीव हुआ था। यानी टीडीएस कटने से पहले की फिगर दिखाएंगे, टीडीएस कटने की बाद की फिगर नहीं होती। अब आप कहेंगे सर उस पर तो टैक्स दे चुके हैं, फिर दोबारा देना है? नहीं नहीं, दोबारा नहीं देना। तो फिर सर, फिर ये मतलब है आपने वो दिखाई इनकम प्लस और भी जो इनकम है, उन सब पे आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना क्या टैक्स बनता है। मान लो किसी पे स्लैब लगता है, सैलरी वगैरह पे स्लैब रेट लगता है, कितने रुपए तक, इतने परसेंट, इतने तक, इतना, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इस पे 30% है वो कैलकुलेट करेंगे, सरचार्ज लगना है तो वो जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे। मान लो आपका टैक्स बना सारी इनकम से मिला करके 40 लाख रुपए। फिर आप देखेंगे आपका टीडीएस पहले ही कितना कट चुका है। मान लो 30 लाख पहले ही टीडीएस कट चुका है, तो 30 लाख माइनस करके 10 लाख आपको और जमा कराना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जो टीडीएस कट चुका है वो माइनस हो जाता है। और कभी अगर ऐसा हो गया कि टैक्स कम बन रहा है, टीडीएस ज्यादा कट चुका है, तो वो रिफंड हो जाता है। सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा। आप आईटीआर फाइल करेंगे, सारी चीजें डाल करके वो रिफंड हो जाएगा। मतलब टीडीएस जो कट गया है वो आपसे एक तरीके से एडवांस में टैक्स ले लिया है सरकार ने, बट उसकी छूट आपको बाद में दे देगी। वो आप जब आईटीआर फाइल करते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक 26AS करके एक फॉर्म होता है, उसमें शो होता है जो जो टीडीएस कटे। कुल मिला के आपको बस इतनी पूरी पंचायत से मैं केवल एक चीज सिखाना चाह रहा था कि ग्रॉस विनिंग टैक्सेबल होती है, नेट नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। अगर एग्जाम में बोलता है आपसे कि इनकम
फ्रॉम लॉटरी, ब्रैकेट में वर्ड यूज करता है नेट, और यहां देता है 70 लाख, 70 लाख रुपए मिले। पूछेगा आपसे डिटरमाइन द अमाउंट टैक्सेबल एंड द हेड ऑल्सो, कौन से हेड में होगी और कितनी होगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी, बट कितनी होगी सर? 70 लाख नहीं टैक्सेबल होगा, 1 करोड़ होगा, क्योंकि आपने नेट वर्ड यूज किया है, यानी टीडीएस कटने के बाद की फिगर दी है। अब सर हम वो निकालेंगे कैसे? आज तो आप तो बता रहे हैं, सीधा तो समझ में आ रहा है कि यार 1 करोड़ का 30%, 30 लाख तो 70 लाख। बट जहां एग्जाम में तो 70 ही थोड़ी ना फिगर दी होगी, मान लो कोई और फिगर दी है, 50 लाख मिला है नेट, तो हम ये 50 लाख तो टीडीएस के बाद की फिगर है, तो बिफोर टीडीएस की फिगर तक कैसे पहुंचते हैं? सिंपल तरीका है, जितना मिला है नेट उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस टीडीएस के रेट से। मतलब अगर 70 लाख मिला है, डिवाइड बाई 1 माइनस टीडीएस का रेट है 30%, 30% मतलब 0.3, 1 माइनस 0.3, 0.7, तो 70 लाख डिवाइड बाई 0.7 करो जरा। 70 लाख, कैलकुलेटर है आपके पास? निकालिए। 70 लाख डिवाइडेड बाई 0.7, 70 लाख डिवाइडेड बाई 0.7, 1 करोड़ आ गया। ये है ग्रॉस जो टैक्सेबल होगा। तो ग्रॉस को नेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर? एक और फिगर आपको दूं, मान लो 63 लाख नेट मिला है, 63 लाख अगर नेट मिला है तो ग्रॉस कितना है? 90 लाख, 90 लाख टैक्सेबल होगा। और सर अगर ऑलरेडी ग्रॉस वर्ड यूज्ड है, हाँ तो फिर तो उतना ही टैक्सेबल होगा, फिर उसको ग्रॉस ना करने निकल पड़ना। तो याद रखिएगा कि नेट को ग्रॉस बनाने का ये तरीका है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, यहीं पे शीट में लिख लो कि इफ नेट विनिंग इज गिवन, if net winning is given, if net winning is given, that is ब्रैकेट में लिखना, that is after TDS। कौन सी फिगर दी है आपको? आफ्टर TDS, comma, then we have to compute gross winning, then we have to compute gross winning by dividing net income या बाई यूजिंग फॉर्मूला, ऐसे लिखना, बाई यूजिंग फॉर्मूला इज इक्वल टू नेट करके नेक्स्ट लाइन में लिखना नेट इनकम डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3, नेट इनकम डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3। क्लियर हो गया? टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होता है? ग्रॉस। ये भी लिखना हो तो लिख लो, टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होता है? नेट नहीं टैक्सेबल होता है, ग्रॉस टैक्सेबल होता है। अब कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप पूछ सकते हैं। अब टीडीएस में नहीं कट रहा है ना, तो हम 30% यही करेंगे, 1 माइनस 0.3। वो जब हम अपना पूरा आईटीआर भरते हैं ना, तब हमें सरचार्ज और सेस जो भी बनता है वो भी निकालना पड़ता है, और फिर जो डिफरेंशियल होता है वो हम जमा और करते हैं। मतलब टीडीएस कटने का मतलब ये नहीं कि आपकी यही लाइबिलिटी है, हो सकता है आपकी लाइबिलिटी इससे ज्यादा हो या हो सकता है कम हो। तो हम तो बाद में एक्चुअल निकालते हैं कितना टैक्स बना, फिर उसमें से देख लेते हैं कितना टीडीएस कट चुका है। सेम तरीके से आप जॉब करेंगे, कल को आपको सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉयर टीडीएस काट के देगा, जो इन हैंड सैलरी आएगी ना उसमें वो टीडीएस काट के आपको दे रहा होगा, बट टैक्सेबल तो टीडीएस के पहले वाली फिगर होगी। फिर आप टैक्स निकालेंगे, फिर उसमें से देखेंगे पूरे साल का कितना टीडीएस कट चुका है, वो माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो और टैक्स बन रहा होगा वो आप और पे करेंगे। या अगर टीडीएस इंप्लॉयर ज्यादा काट चुका है, मान लो टीडीएस इंप्लॉयर काट चुका है 1 लाख, आपने निकाले कि सर टैक्स तो बनता है केवल 90,000, तो कोई बात नहीं, आईटीआर फाइल करो, 10,000 का रिफंड आ जाएगा। कौन आपको रिफंड देगा? इंप्लॉयर देगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। समझ में आ गई आपको बात? पक्का? कोई डाउट किसी को? जैसे आप आज की तारीख में ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स नहीं होते हैं, ये टीम बनाओ है, कौन सा? ड्रीम 11, हाँ, और आप भी कुछ और बोलो।
कलर प्रिडिक्शन, अच्छा हमने नहीं सुना ये, तो कलर प्रिडिक्शन, ड्रीम 11 तो सुना हुआ है। तो जो इस तरीके की जो भी ऑनलाइन गेमिंग होते हैं ना, जिसमें लोग जीतते हैं ना, ये भी टैक्सेबल है सब 30% के। समझ रहे हैं आप बात को? आगे चले। ओके, अगला जो 56 सबसेक्शन 2 में पॉइंट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है पहले उसको समझा देता हूं, फिर पढ़ेंगे ये क्यों लाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इस पॉइंट को लाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव था। आपने जैसे सैलरी वाले चैप्टर में प्रोविडेंट फंड वगैरह देखा, तो आपने उसमें देखा कि एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर थोड़ा पैसा काट लेता है और उसको जमा कर देता है पीएफ वगैरह में। आमतौर पे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की सैलरी से थोड़ा काट के जमा कर देता है और थोड़ा अपनी तरफ से जमा कर देता है। ऐसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, ईएसआई सुना है कभी वर्ड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, या और कोई वेलफेयर फंड हो गया, कोई भी तरीके का वेलफेयर फंड जो किसके वेलफेयर के लिए है, एम्प्लॉय के। किसके वेलफेयर के लिए है, एम्प्लॉय के। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसकी सैलरी का एक पार्ट, जैसे मान लो उसकी सैलरी है 20,000, तो 3,000 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, मान लो 3,000 ने एग्जाम्पल बोला है, 3,000 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ का तौर पे काट लिया, उसको 17,000 दे दिया, और 3,000 ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया। अपने पास थोड़ा ना रखना है, प्रोविडेंट फंड का जो खाता आपने मेंटेन किया है उसमें जमा करा दिया। किसके बेनिफिट के लिए, किसके लिए जमा हो रहा है, एम्प्लॉय के। कल को जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, जब वो पीएफ मैच्योर होगा, तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट विद ब्याज मिलेगा। अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या देखा गया, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर पकड़े गए जो कर क्या रहे थे, एम्प्लॉइज का पीएफ, ईएसआई और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग नाम से, पैसा तो काट ले रहे थे लेकिन उसको जमा नहीं करा रहे थे, यानी धोखाधड़ी हो गई। इंप्लॉय के पैसे का गबन कर रहे थे, गबन मतलब मैनिपुलेशन, फ्रॉड कर रहे हैं, एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं आप। हमने उसकी सैलरी का 3,000 तो काट लिया कि ये तुम्हारा पीएफ का पैसा है, 20,000 17,000 पकड़ो, इसको जमा करा। हमने जमा नहीं कराया, वो चेक नहीं कर रहा, हम भी बैठे शांति से। जब ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स को थोड़ा अमेंड किया। उसने कहा कि सर, जो भी एम्प्लॉयर इंप्लॉय का कोई भी पैसा काटता है किसी भी वेलफेयर स्कीम का, किसी भी वेलफेयर, केवल ईएसआई पीएफ नहीं, कोई भी फंड का अगर आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन काट रहे हैं तो सर वो आपकी इनकम है। किसकी इनकम है, इंप्लॉयर की इनकम है। हम आपके हाथ में टैक्सेबल करेंगे, देंगे, या तो पीजीपी के हेड में टैक्सेबल करा लेना या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल करा लेना। ऐसा करके अमेंड कर दिया। अब इसमें जो जेन्युइन एम्प्लॉयर था वो तो फंस गया। जेन्युइन मतलब कि जो काट रहा है और जमा करा दे रहा है, कहीं साहब हमारी कहां से इनकम हो गई भैया। लॉ मेकर का परेशान ना हो, पूरी बात सुनो। जब आप काटोगे तब हम आपकी इनकम मान लेंगे, आपकी इनकम है, पीजीपी आईफॉज में टैक्सेबल करा देंगे। लेकिन 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 अगर आपने उस फंड की ड्यू डेट तक पैसे को जमा करा दिया तो हम डिडक्शन भी दे देंगे। उस फंड की ड्यू डेट, फंड मतलब जो रिस्पेक्टिव फंड, जैसे पीएफ है तो अगर मान लो अगले महीने की 20 तारीख है तो 20 तारीख, ईएसआई 10 तारीख, जो भी है, उस फंड की जो ड्यू डेट है वहां तक अगर आपने जमा करा दिया तो हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे। यानी जेन्युइन एम्प्लॉयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? मान लो हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री रन करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सबका पीएफ का पैसा काट करके 5 करोड़ हो गया। भी 3,000 आपको छोटी रकम लग रही थी, बड़े लेवल पे सोचो ना, 5 करोड़ हो गया। हमने 5 करोड़ काटा, 5 करोड़ मेरी इनकम, लेकिन हमने ड्यू डेट तक जमा करा दिया तो माइनस भी हो जाएगा, मतलब इंपैक्ट हुआ नील। दिक्कत किसके लिए हो गई? जिसने जमा नहीं कराया। यहां पे एक और डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, हम लोग टैक्स ऑडिट करते हैं तो ये सब पॉइंट्स देखते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे फंड की ड्यू डेट है कि आपको अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराना है। अब एसएससी से थोड़ा लेट हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, 20 निकल गई, उसने जमा कराया 21 तारीख को, उसने जमा कराया 21 तारीख को, ड्यू डेट निकल गई फंड की। अब इनकम टैक्स के हिसाब से साहब डिडक्शन नहीं मिलती। और आप बड़े लेवल पे अगर सोचे, मान लो जैसे मैंने 5 करोड़ की फिगर बोली है, सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, 5 करोड़ रुपए टैक्सेबल हो जाएगा और अगर 30% टैक्स पकड़ते हैं तो साहब 1.5 करोड़ तो टैक्स बन गया आपकी, सिर्फ इस नादानी की वजह से कि आपने डिले कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इससे बढ़िया तो जमा ही नहीं कराते। ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो ईएसआई और पीएफ का डिपार्टमेंट उल्टा लटका के मारेगा आपको।
समझ पा रहे मेरी, मतलब उन डिपार्टमेंट्स का तो वैसे भी आप पैसा नहीं चुरा सकते। कहां लेके जाएंगे? लेबर डिपार्टमेंट सक्रिय है साहब, कहां लेके जाएंगे उसका पैसा? पैसा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी इस बेवकूफी की वजह से क्या हो गया? हाँ, तो हम लोग अपने क्लाइंट को कहते हैं एक बार तो मैरिज एनिवर्सरी भूल जाना, ये डेट्स नहीं भूलना भाई, बस 2 4 5 दिन 10 दिन पहले ही जमा करा देना। ये डेट्स अगर तुम्हारी स्किप हो गई तो बड़ी दिक्कत है। बाद में ये भी छूट नहीं कि बाद में जमा करे तो चलो बाद में ले लो, नहीं साहब, यहाँ इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा है ड्यू डेट तक जमा करा दिया तो माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस ही नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप इस पॉइंट को? अब पढ़ के देखिए। तो हम लोग बहुत ध्यान से, जितने भी होते हैं ना, हम लोग जब ऑडिट्स करते हैं तो एक एक चलान एक एक ध्यान से देखते हैं हर महीने का कि कब जमा कराया तुमने। टाइमली जमा करा दिया तो इफेक्ट नील हो गया, टाइमली जो जमा नहीं कराया वो टैक्सेबल है। ठीक है, पढ़ के देखिए। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड, इनकम। पहले तो इनकम की बात करते हैं सर, आपकी इनकम मान लेंगे एम्प्लॉयर की इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन मतलब याद करने की जरूरत नहीं, कंटेंट पढ़िए। रिलेटिंग टू काहे का है, ब्रैकेट में देखिएगा, ब्रैकेट में यहां से लेके यहां तक, यहां से रिलेटिंग से शुरू हुआ है यहां तक है। इसमें केवल इतना लिखा है किसी भी फंड में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पैसा काटा, किसी भी फंड के नाम से एम्प्लॉयर ने, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो पीएफ हो, चाहे वो कोई फंड हो। रिलेटिंग टू पढ़ के देख लीजिए, रिलेटिंग टू सर्टेन कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्वेशन फंड और एनी फंड सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ ईएसआई एक्ट और एनी अदर फंड। अब एनी अदर फंड तो अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर प्रोविजन हो गई। फॉर द वेलफेयर, किसके वेलफेयर के लिए? एम्प्लॉइज के। किसने काटा है? रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय इन द कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय। यानी कुल मिलाकर इस ब्रैकेट को याद करने की जरूरत ही नहीं, इस ब्रैकेट में लिखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का किसी भी फंड के नाम से पैसा काटा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन काटा है, तो हम क्या करेंगे सर? हम उसको इनकम मान लेंगे, टैक्सेबल कर देंगे, बिल चार्जेबल टू इनकम टैक्स। या तो आईफॉज में करा लेना या पीजीपी में, यानी आईफॉज में होगी अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर दोनों में से एक जगह टैक्सेबल होगी। जब पीजीपी पढ़ाऊंगा तो पीजीपी में भी ये पॉइंट पढ़ाऊंगा, बट वहां पे बताऊंगा कि आईफॉज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, या तो पीजीपी में टैक्सेबल होगी या फिर आईफॉज। लेकिन सर अगर टाइमली जमा करा दिया तो आप कह रहे हैं माइनस भी हो जाता है। हाँ बेटा, मैंने लिखा हुआ है, बट इफ द एम्प्लॉयर डिपॉजिट सच अमाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल फॉर सच कॉन्ट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ, हाँ, वो जिस कंट्रीब्यूशन, जिस फंड की आप बात करिए उस फंड के हिसाब से क्या ड्यू डेट है, अगर उस डेट या उससे पहले तक जमा करा दिया तो माइनस भी कर देंगे, ही विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। दैट मींस अगर जमा नहीं कराया, ड्यू डेट निकल गई, उसके बाद कराया या कराया ही नहीं, तो माइनस नहीं है। कोई डाउट किसी का? इजी है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हो, जो भी आप सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इसी हेड में टैक्सेबल होता है, या तो पीजीपी में करा लो या इसमें। वैसे प्रैक्टिकली हम लोग जितने भी आईटीआर फाइल करते हैं इसी हेड में करते हैं, है ना। डिबेंचर्स वगैरह पे जो ब्याज मिल रहा है कौन से हेड में टैक्सेबल कराते हैं? पीजीपी में जल्दी नहीं कराते, किस में टैक्सेबल कराते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पढ़ के देखिए, बड़ा इजी पॉइंट है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। If the income by way of interest on security is not chargeable to tax under the PGP, अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं कराया है तो आईफॉज में टैक्सेबल करा लो। और प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कि ज्यादातर हम लोग आईफॉज में ही टैक्सेबल इसको करके चलते हैं। एनी डाउट्स? अगर मान लो, जैसे कई बार आपके साथ होता होगा, मान लो घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई फंक्शन है, कोई कोई भी इवेंट है, तो आमतौर पे नहीं होता है कि जैसे टेंट हाउस से गद्दे किराए पे ले लिए, बर्तन किराए पे ले लिए, जनरेटर किराए पे ले लिया है, चेयर्स किराए पे ले ली, दरी किराए पे ले ली, जो भी आप, वो जो आपको किराए पे दे रहा है जो दुकानदार है, उसके लिए, दुकानदार के लिए इनकम है। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? क्या उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी? नहीं, वो तो बिल्डिंग उठाता किराए पे, तब तो बात होती। उसके लिए बिजनेस है, कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। लेकिन अगर कोई इंसान कभी कभी किराए पे देता है, मान लो आपके पास कोई मशीन है, मान लो आपके पास कैलकुलेटर है, आपके, हम तो यूज करते नहीं है, किसी को चाहिए तो लो 20 रुपए पर आवर के हिसाब से किराए पे ले लो, कभी कभी किराए पे देते हो, तो टैक्सेबल होगा कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर कोई मशीन, कोई फर्नीचर किराए पे आप दे रहे हैं,
आपका इसी चीज का व्यापार है तो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, व्यापार नहीं है तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पढ़ के देखिएगा, रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा, इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी एंड लेट ऑन हायर। लेट ऑन हायर मतलब रेंट आउट कर दिया आपने, किराए पे दे दिया। इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर पीजीपी, अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं कराया है तो आईफॉस में टैक्सेबल हो जाएगा। और मैंने अंदर की बात आपको बताई, अगर इसी चीज का व्यापार है तो पीजीपी में ही टैक्सेबल होता है, और व्यापार नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होता है। एनी डाउट्स? अगला पॉइंट है कंपोजिट रेंट का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था। कहां पढ़ा था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंपोजिट रेंट मतलब आपने बिल्डिंग किराए पे उठाई अलोंग विद फर्नीचर, अलोंग विद फैसिलिटीज, जहां पे दोनों रेंट इनसेपरेबल हैं। जिसमें याद करो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फैसिलिटीज। जैसे मैं याद दिलाता हूं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लेट से मान लीजिए मेरे से टैक्स पढ़ने के लिए लाखों बच्चे पढ़े हुए कि सर हम आपसे पढ़ेंगे, तो हमने एक ऑडिटोरियम किराए पे ले लिया। रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि हमने रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम किराए पे ले लिया, 1 लाख रुपए पर डे का मान लो किराया। अब हम जब ऑडिटोरियम किराए पे लेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि केवल वो जगह दे दे और बच्चे घर से चादर दरी खुद लेकर के आए? नहीं साहब, ऑडिटोरियम किराए पे लिया है तो हम चाहेंगे कि पूरी फैसिलिटीज हो, एसी लगे हो, बढ़िया कुशन वाली चेयर्स हो, कंफर्टेबल, ये सारी चीजें चाहेंगे, यस और नो? यानी वो जो हमसे 1 लाख रुपए का किराया ले रहा है, स्टेज चाहेंगे, माइक चाहेंगे, बहुत सारी चीजें चाहेंगे, है ना, प्रोजेक्टर और सारी चीजें। तो वो जो 1 लाख रुपए का हमसे किराया ले रहा है वो केवल जगह का नहीं ले रहा है, वो फैसिलिटीज का भी ले रहा है। और दोनों लेटिंग इनसेपरेबल है, जिसको हमने बताया था हाउस प्रॉपर्टी में इसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। अब उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता। मैंने बताया था या तो पीजीपी में होगा या फिर अदर सोर्सेज। वही पॉइंट लिखा है, सेम एग्जैक्टली पॉइंट लिखा है। तो अगर उसका इसी चीज का व्यापार, इसे रागेंद्र स्वरूप वाले का नाम लिया तो उसका व्यापार है, तो उसके लिए कौन सी इनकम है? पीजीबीपी की। और जिसका व्यापार नहीं है, कभी कदार की इनकम है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पढ़ के देख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, कंपोजिट रेंट। इफ सेग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल, आप सेग्रीगेशन मतलब समझते हैं ना, वही पढ़ा बताया था, लोकेशन, सेपरेशन, अलग अलग करना। दैट इज हायरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग along with फर्नीचर और मशीन। सर ये सेक्शन याद करने सब नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वेयर एन एसएससी लेट्स ऑन हायर क्या? मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू हिम एंड ऑल्सो बिल्डिंग, एंड द लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द सेड मशीन। इनसेपरेबल समझते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। द इनकम फ्रॉम सच लेटिंग इफ इट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर पीजीबीपी, अगर पीजीबी में टैक्सेबल नहीं है तो कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इसमें जो भी आपका एक्चुअल खर्चा होता है वो सब माइनस हो जाता है। मतलब किराया जो मिला माइनस जो जो आपके खर्चे हुए वो माइनस होकर आपकी इनकम निकल आती है। बड़ा आसान होता है, क्वेश्चन एक कराता हूं, आ सकता है एग्जाम में, पढ़िएगा ध्यान से। मिस्टर गोयल हैज वन फैक्ट्री बिल्डिंग along with machines and furniture in Mumbai, which has been let out at ₹50,000 per month। कह रहा गोयल जी के पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसमें मशीन भी है, फर्नीचर भी है, और उन्होंने इसको किराए पे उठा दिया है 50,000 रुपये महीना, यानी कंपोजिट रेंट है। 50,000 रुपये महीने का मतलब है साल का किराया हो गया 6 लाख इंटू 12 करके। रिपेयर चार्जेस आए बिल्डिंग के 7,000, 6 लाख आपकी इनकम में से 7,000 ये माइनस हो जाएगा। फर्नीचर फिक्सर का रिपेयर कराने में 4,000 का खर्चा आया, ये माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम दिया 3,000, वो माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 27 बता रहे हैं 1000, ये माइनस हो, सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। सब कुछ माइनस करके आपकी इनकम निकल आएगी अदर सोर्सेज की। एक बार माइनस करके चेक कर लो, आंसर आपके सामने है, देख लो 5,59,000 आता है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके लिए आ गया तो बड़ी आपकी किस्मत जो है चमक पड़ेगी। इसमें जैसे हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन सिखाई थी 30% की, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सिखाया था, ये सब माइनस नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ पे एक्चुअल खर्चे माइनस होते हैं। कुछ नहीं किया, बस सब कुछ माइनस कर दिया। बस कैलकुलेशन चेक कर लेना कि हमने फिगर सही लिखी है कि नहीं, माइनस करके यही बच रहा है कि नहीं, चेक कर लेना। बच रहा है, इजी है, कर लेंगे अगर एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ
नहीं पूछ, बिल्कुल सही है, पूछने देते हैं। हाँ जी पूछो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। चलिए मैं बता। ठीक ठीक ठीक। एक थोड़ा सा डाउट आया इनको, थोड़ी सी चिंता है ना, बड़ी जेन्युइन सी चिंता है। और चलो नहीं, मैं बताता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। पहले तो डाउट इनका रिपीट कर देता हूँ। एक चिंता ये है, इस उम्र में सताती भी है कि जैसे कल को शादी होगी, और शादी के समय इन्होंने डाउरी वर्ड यूज किया, दहेज मिलेगा, तो क्या होने वाला है? क्या उसको गिफ्ट की तरह हम टैक्सेबल कर देंगे, और क्या होने वाला है? तो इस पे तो एक चीज तो ये है पहले तो, कि जो दहेज मिलता है लोग उसको छुप छुपा करके दे देते हैं, है ना, बताते नहीं है। और अगर बता भी रहे हैं तो उसको दहेज नहीं बोलते, क्योंकि दहेज तो इलीगल है। तो नहीं बोलते हैं जो आप अपनी बेटी को देंगे खुशी से, है ना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप एसी देंगे तो वही ठंडे में रहेगी, है ना, आप टीवी देखेंगे देंगे वही देखे, हम तो ऑफिस चले जाएंगे, है कि नहीं, आप कार देंगे तो वही घूमेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी उनको गिफ्ट मिल रहा है, इनको एक टेंशन है कि क्या इस पे भी 30% टैक्स लगने वाला है। अभी ना आपको इसी के बाद मैं अगला गिफ्ट का ही पढ़ाने वाला हूँ, और वहां पे आपका इस क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो वहां पे क्वेश्चन याद रखेंगे, और आप टेंशन ना लीजिए, कोशिश करेंगे कि आपको उसमें टैक्स ना देना पड़े, तो देखेंगे। ठीक है। और किसी का कोई डाउट आता है तो वो भी पॉइंट अगले में कवर हो जाएगा, ये इस वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा बेटा, है। हाँ वो भी सब इसमें कवर करेंगे, भी सब अपन कवर करेंगे इस वाले में। शादी हुई नहीं, और बाद की भी चिंता हो रही है कि डाइवोर्स के बाद अगर वाइफ को पैसा देना पड़ गया तो क्या होने वाला है। तो खैर अभी कवर करेंगे उसको भी। ठीक है, और कोई डाउट किसी के दिमाग में आता है? नहीं। चलिए, अच्छा अब अगला पॉइंट किस विषय में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक है मिस्टर एक्स, और इनका ना एक घर है। मान लीजिए कानपुर में इनका एक घर है, कानपुर में या कहीं पे भी इनका एक घर है। और आप जैसे जानते हैं कानपुर इस समय बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है, जगह जगह खड्डे खुदे हुए, मतलब मेट्रो का काम चल रहा है कहीं कुछ कहीं। तो अब कानपुर में हुआ कि लेट से मेट्रो आनी है ना, मेट्रो आ भी गई है, बहुत जगह पे बन भी रही है, और मेट्रो आनी है, और उसका मैप बनाया गया, नक्शा बनाया गया कि कैसे चलेगी। तो पता चला गंदा नाला से होते हुए दादा नगर जाते हुए जाएगी, जो भी ऐसे मतलब एरिया है, गंदा नाला भी अपने यहाँ एक एरिया, बताइए। हाँ, ये भी एक एरिया है, जगह है। तो ऐसे होते हुए जाएगी, मान लो कोई कोई भी मैप बनाया गया। अब उसमें बीच में आ रहा है मिस्टर एक्स का घर। गवर्नमेंट क्या करेगी, मिस्टर एक्स से ये घर कंपल्सरली एक्वायर कर लेगी। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि आपका लीगल घर है, आपके नाम पे रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप आराम से बैठे हैं। बट हो सकता है गवर्नमेंट कहे नहीं, खाली करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कुछ तरीके का आ रहा है। या मान लो रोड चौड़ी होनी है, गवर्नमेंट ने आप ही घर के सामने वाली गली को कहा अब हम इसको 4 लेन बनाएंगे। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है लीगली? बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। बट गवर्नमेंट आपको मुआवजा देती है, कंपनसेशन पे करती है, आमतौर पे तो 3-4 गुना कंपनसेशन देती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। बहुत से लोग तो कहते हैं हमारा भी कर लो। कंपनसेशन देती है। अच्छा, वो जो कंपनसेशन आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के हेड में। जब मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो ये चर्चा फिर से करूंगा। वो कहां टैक्सेबल होता है? कैपिटल गेन में। अब जैसे सरकार है, सरकारी काम है, और टाइम लग जाता है सरकारी काम में। एक पहले शो आता था ऑफिस ऑफिस, लोग बचपन में टीवी बहुत देखते थे, मोबाइल इतना होता नहीं था, टीवी ज्यादा देखते थे। ऑफिस ऑफिस सुना है आपने? है लॉकडाउन में। हाँ उससे पहले बहुत पुराना शो है। उसमें वो पंकज नाम है उनका, शाहिद कपूर का आपका नाम क्या है? पंकज कपूर है ना। हाँ वो उसमें मेन लीड में थे। बड़ा अच्छा शो आता था, उसमें सारे जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं बड़ी बारीकियों से दिखाया गया था। तो सरकारी काम है, टाइम लग जाता है। अब मान लो सरकार ने किसी का घर कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया, कंपनसेशन डिसाइड कर लिया, लेकिन कंपनसेशन देने में देर कर रही है, टाइम लगा रही है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग गए कंपनसेशन पे करने में। और सरकार कहती सर आप परेशान मत हो, हम आपको ब्याज भी देंगे। हमने देर करी देने में, हम आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट। किस चीज पे इंटरेस्ट दे रहे हैं? कंपनसेशन, क्योंकि लेट किया देने में। निर्मला जी कहती है सुनो सुनो,
अगर तुमको ब्याज मिलेगा तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे। कंपनसेशन तो टैक्सेबल कर ही रहे हैं कैपिटल गेन के हेड में, वो तो वहां करेंगे ही, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमको ब्याज मिला तो हम टैक्सेबल करेंगे। ब्याज लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के। कंपनसेशन टैक्सेबल कर रहे हैं कैपिटल गेन के हेड में, बट इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के। बट निर्मला जी का दिल थोड़ा सा नाजुक भी है, तो कहते हैं पूरा नहीं टैक्सेबल करें, परेशान ना हो, हम 50% की तुमको छूट दे देंगे। मान लो अगर 2 लाख रुपए का ब्याज मिला, 1 लाख की छूट, केवल 1 लाख टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। सर किस साल टैक्सेबल करेंगे? जिस साल ब्याज मिलेगा। मान लो ब्याज का भी सरकार ने वादा कर दिया, अभी दिया नहीं है, अभी नहीं टैक्सेबल। जब ब्याज देगी, जितना देगी उसका आधा ही छूट, आधा टैक्सेबल। समझ पा रहे हैं बात को? पढ़ के देखिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन। सर ये क्या है सर? इनहेंस कंपनसेशन, ब्याज मिला है कंपनसेशन पे या ब्याज मिला है इनहेंस कंपनसेशन? सर इनहेंस कंपनसेशन क्या होता है? इनहेंस कंपनसेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर हुई और सरकार ने एक मुआवजा, एक कंपनसेशन तय कर दिया कि तुमको इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन आपको वो पैसा कम लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार इसके लिए तो कम से कम 3 से 4 करोड़ की वैल्यू है, 1 करोड़ तो बहुत ही कम है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास लीगल राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमको जो कंपनसेशन डिसाइड हुआ वो कम हुआ। तो हो सकता है कोर्ट वो कंपनसेशन बढ़वा दे, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दे, इनहेंस करा दे, एडिशनल कंपनसेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो इनहेंस कंपनसेशन मिलेगा वो इस साइड में टैक्सेबल नहीं हो रहा, वो तो कैपिटल गेन में होगा। कंपनसेशन हो या इनहेंस कंपनसेशन हो, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन पे। लेकिन अगर उसको देने में देरी हुई और आपको उसके ऊपर क्या मिला? इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ब्याज जो मिल रहा है, चाहे वो कंपनसेशन पे मिल रहा हो जो ओरिजिनली डिसाइड हुआ था, चाहे वो इनहेंस कंपनसेशन अगर है तो उस पे ब्याज मिल रहा हो, किसी पे भी अगर कंपनसेशन पे ब्याज मिल रहा है, आधी छूट है 50% की, आधा टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। और कब टैक्सेबल है? जब मिला। मान लो अगर क्वेश्चन कहता है एग्जाम में 3,40,000 रुपए, 3,40,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन, अमाउंट टैक्सेबल बताओ। 3,40,000 मिला तो कितना टैक्सेबल होगा? अमाउंट टैक्सेबल, डिटरमाइन अमाउंट टैक्सेबल, 1,70,000 टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में? आई फर्स्ट। किस साल में? हाँ मान लो कंपनसेशन बिलोंग करता था, इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट बिलोंग करता था प्रीवियस ईयर 20-21 का, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ प्रीवियस ईयर 24-25 में, टैक्सेबल 24-25 में होगा जिस साल मिला। पढ़ के देखिए। इनकम by way of interest received on compensation और on enhanced compensation, क्या मिला है? ब्याज की बात करें, ब्याज मिला इसको, shall be chargeable to income tax under income from other sources। किस साल सर? in the year in which it is received। लेकिन निर्मला जी कह रही है परेशान मत हो, हम बहुत तुमको छूट देने वाले हैं। कितनी? 50% of such ब्याज is allowed as deduction and only remaining 50% interest is taxable। कोई डाउट? हाँ जी। अच्छा, कह रहे कंपनसेशन अगर वो ना ले और कहे हम नहीं देंगे तो गवर्नमेंट, जैसे शोले पिक्चर देखी आपने, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसे गवर्नमेंट छीन ले। गवर्नमेंट पावर है आपकी, कहने से कुछ नहीं होता। अपनी इंसान की अपनी वाइफ क्या कहते चलती नहीं, गवर्नमेंट क्या कहते? क्लियर? तो वो आके आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, लीगल ये तरीका है आपके पास, लीगल तरीका ये। हाँ जी। ओके, कह रहे जैसे बिल्डर, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कह रहे जैसे बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, जगह खरीदते हैं, बिल्डर्स जगह खरीदते हैं लोगों की घर बनाने के लिए, और उसमें जो कंपनसेशन देते हैं, तो वो एक तरीके का कंपनसेशन नहीं हुआ, वो तो आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो, जबरन नहीं खरीद सकते आपसे, आपकी मर्जी से आपसे खरीदा जा रहा है, उसके लिए कंपनसेशन क्या? वो पैसा दे रहे, सेल प्राइस है वो एक तरीके का। तो वो आपने अपनी जमीन बेची या प्रॉपर्टी बेची, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने वाली है, ठीक है? या उसमें आजकल जेडीए भी चलता है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब हमारे पास जगह पड़ी हुई है, बनाने का पैसा नहीं, हमने किसी बिल्डर से बात करी, भैया इसमें चमचमाते फ्लैट्स बना दो, उसने कहा ठीक है इसमें 100 फ्लैट बन जाएंगे, हमने कहा ठीक है 50 मेरे 50 तुम्हारे, क्योंकि जगह मेरी है। तो वो कंपनसेशन ही नहीं हुआ, मतलब वो एक तरीके का, वो तो हमने अपनी मर्जी से किया ना, जबरन बंदूक लगा के थोड़ा ना कर सकता। समझ रहे बात को? और बताइए, और कोई भी अगर इस तरीके का आपके दिमाग में डाउट आता है तो
नहीं क्लियर? चलें आगे। अगला पॉइंट क्या आने वाला है, चलो इधर चलो। मान लो एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक घर है और ये घर बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को। दोनों ने आपस में बात करी, ये बायर हैं, ये सेलर हैं। लेट्स से डील तय हुई 1 करोड़ में। दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ। जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी बिकती है ना, तो पहले 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट टू सेल होता है। कुछ आप एडवांस मनी देते हैं, जिसको हिंदी में आपने कानपुर में सुना होगा बयाना बट्टा, सुना है कभी आपने ये वर्ड? तो लेट्स से मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए और एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि मिस्टर ए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेचना चाहते हैं, जिसमें से मिस्टर बी ने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए। 90 लाख रुपीज वो लेट से एक टाइम डिसाइड हो गया कि 60 डेज के अंदर दे देंगे और मिस्टर ए ये घर मिस्टर बी के नाम ट्रांसफर कर देंगे। और एक क्लॉज डाल दिया गया, अगर 90 डेज के अंदर या जो भी टाइम पीरियड है उतने के अंदर मिस्टर बी ये रिमेनिंग पैसा नहीं देते, तो हो सकता है मिस्टर ए ने क्लॉज डाल दिया कि ये पैसा जो आपने हमको दिया था ये हम फोरफीट कर लेंगे। मतलब एग्रीमेंट टू सेल का कोई ऐसा नहीं है कि सेट पैटर्न है, वो तो आपस में नेगोशिएशन है कि क्या किस तरीके का एग्रीमेंट तुम दोनों बैठ के बना रहे हो। तो लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10 लाख रुपए ले लिए। मिस्टर बी ने कहा सर हमको 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी इनकी बात हुई समय दे दीजिए सर, बचा हुआ पैसा हम आपको दे करके ये घर अपने नाम करा लेंगे, रजिस्ट्री करा लेंगे। मिस्टर ए ने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आमतौर पर ऐसा ही चलता है, टाइम देना पड़ता है थोड़ा बहुत। और एग्रीमेंट टू सेल हो गया। बाद में क्या हुआ, जब टाइम पीरियड आया पैसे का, मान लो 2 महीने का टाइम दिया गया था, 2 महीने बाद मिस्टर ए इंतजार कर रहे थे मिस्टर बी का कि अब मिस्टर बी आएंगे और 90 लाख रुपीस देंगे और हम ये घर उनके नाम ट्रांसफर कर देंगे। मिस्टर ए बेसिकली सब कुछ बेच बाच करके संन्यास ले रहे थे गोवा में जाकर के, तो सोच रहे 90 लाख मिलेंगे अपना चले जाएंगे। लेकिन जब टाइम पीरियड ओवर हुआ मिस्टर ए इंतजार करते रहे, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मिस्टर बी की, ना मिस्टर बी आए ना उनकी कोई खबर आई। बाद में किसी तरीके से मिस्टर ए का बी से कांटेक्ट हुआ, ए ने बी से कहा आपने तो पैसे दिए ही नहीं, रजिस्ट्री कराई नहीं। मिस्टर बी ने कहा अरे सर क्या बताएं, हम ये नहीं खरीद पाएंगे, फला फला जो भी रीजन हो हम नहीं खरीद पाएंगे, हम पैसे नहीं है या जो भी कारण है, आप मेरे 10 लाख रुपए वापस कर दीजिए। इन्हें कहा हम क्या वापस कर दे, इस दौरान इतने बायर आए, पता है इसकी 2-2 3-3 करोड़ की वैल्यू लग गई थी, बट हम बेच ही नहीं सकते, तुमसे बात करी थी, आज तुम नहीं खरीदा वहां तो नुकसान हो रहा है और हमने तो एग्रीमेंट में क्लॉज डाला हुआ है कि हम तुम्हारा पैसा फॉरफिट कर लेंगे। पीने का जाओ तुम्हें कीड़े पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, और जाके ये पैसा ए ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया। ए ने जैसा ही ये पैसा फॉरफिट किया वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ए से कि सर इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन है ये आपका। बहुत ध्यान से पूरी हिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सर इस पे कैपिटल गेन टैक्स दीजिए, और जब मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैपिटल गेन तब लगता है जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट हो जिसको आपने ट्रांसफर किया हो। तो जैसे घर है, घर कैपिटल एसेट है और इसको बेचेंगे यानी ट्रांसफर है, तो कैपिटल गेन लगता है। ए ने इनकम टैक्स वालों से कहा कि काहे का कैपिटल गेन, कैपिटल गेन तो तब लगता जब हमने ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया होता। ये तो ट्रांसफर ही कहां हुआ, ये कहां ट्रांसफर हुआ। कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा, वो कहता है साहब टैक्सेबल ही तब होगा जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ होगा। ट्रांसफर कहां हुआ है सर, ये लेने का काहेगा टैक्स, ये 10 लाख रुपए पे। तो लॉ मेकर ने क्या किया, लॉ मेकर एक सेक्शन लेकर के आया, सेक्शन 51। सिर्फ सुनते रहना, बाकी कैपिटल गेन में भी मैंने कवर किया हुआ है, पूरी हिस्ट्री आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेक्शन लेकर के आया लॉ मेकर, सेक्शन 51,
जिसमें उसने कहा कि सर अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने की बात करी थी जो बाद में ट्रांसफर नहीं हो पाया और आपने सामने वाले का पैसा क्या किया, जब्त कर लिया, क्या किया, फोरफीट कर लिया, तो बाद में जब भी आप बेचोगे किसी को भी तो हम आपकी जो कॉस्ट लेंगे। भाई कैपिटल गेन कैसे निकलता है, कैपिटल गेन का तरीका समझिए। जैसे मान लो किसी ने कोई चीज बेची 2 करोड़ की और खरीदी थी मान लो कोई चीज 50 लाख की, तो 2 करोड़ सेल प्राइस हो गई, कॉस्ट हो गई 50 लाख, यानी कैपिटल गेन कितना, प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख का। तो इनकम टैक्स ने कहा सेक्शन 51 में कि जब आप ये बेचेंगे तब हम आपकी जो कॉस्ट है उसमें से जो पैसा पहले ही तुम फोरफीट कर चुके थे वो माइनस कर देंगे। मतलब तुम्हारी कॉस्ट 50 नहीं लेंगे, 40 लाख लेंगे। मतलब जब भी ये बेचेंगे, आज तो टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 50। अभी कुछ लिखो नहीं, अभी कुछ प्लीज ना लिखो, प्लीज मत लिखो, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इन्होंने कहा साहब सेक्शन 51 में कहा कि सर आज तो हम टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल गेन ही नहीं निकला, आज जब कैपिटल एसेट ही नहीं ट्रांसफर हुआ तो हेड ही नहीं अट्रैक्ट हुआ, कैपिटल गेन ही नहीं निकला। बट सर जब भी बेचोगे, सेक्शन 51 लाया गया कि अब जब भी बेचोगे तो कॉस्ट तुम्हारी 50 लाख ना लेकर के क्या करेंगे, मान लो तुमने बाद में बेचा 2 करोड़, जितने का भी बेचा, माइनस कॉस्ट अगर 50 लाख थी तो 10 लाख तुम ले चुके हो पहले ही, तो कॉस्ट तुम्हारी अब मानेंगे 40 लाख, यानी तुम्हारा कैपिटल गेन अपने आप कितना निकल आएगा, 1 करोड़ 60 लाख, यानी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कब टैक्सेबल होगा, जब बेचोगे। इतनी बात आप समझ गए, पक्का, कोई डाउट? लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, दिक्कत यह थी कि अगर हमने बेचा ही नहीं कभी तो वो 10 लाख कभी टैक्सेबल ना हुआ था ना होगा, क्योंकि लॉ मेकर ने सेक्शन 51 में यही लिख करके दिया था कि सर सेक्शन 51 में हम टैक्सेबल करेंगे जब आप बेचोगे उस समय का हम कैपिटल गेन निकालते समय उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। बट बाद में, बहुत बाद में जब लॉ मेकर को समझ में आई कि नहीं सर ये तो हमसे गलती हो गई, बहुत बाद में, तब वो एक सेक्शन लेकर के आया, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9, जिसमें उसने लिखा कि सर अब से अगर कोई कैपिटल एसेट आप बेचने जा रहे थे जो नहीं बिक पाए और आपने एडवांस मनी फोरफीट कर लिया, तो जिस साल फोरफीट किया उस साल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल कर देंगे। मतलब जैसे मान लो आज की तारीख में 2000 मान लो 24-25 में किसी ने कोई कैपिटल एसेट बेचने की बात करी प्रीवियस ईयर 24-25 में, और वो नहीं बिक पाया और जो एडवांस आपने लिया वो फोरफीट कर लिया, तो अब हम इंतजार नहीं करते, अब सेक्शन 51 नहीं लगता कि जब बेचोगे तब कॉस्ट से माइनस करेंगे, नहीं जी नहीं, इसी साल टैक्सेबल। कौन से हेड में टैक्सेबल, कैपिटल गेन में कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, कैपिटल गेन में टैक्स से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो केरल लॉ मेकर यहां टैक्सेबल कर दे उसी साल। बाद में जब बेचोगे तो क्या 51 भी दोबारा लग जाएगा, क्या बाद में तुम्हारी कॉस्ट भी कम कर दे, नहीं बाद में नहीं, कुछ नहीं कम करेंगे, बाद में अगर 50 लाख कॉस्ट थी 50 ही लेंगे, 40 लाख नहीं लेंगे, लेकिन सर आज पहले ही टैक्स ले लेंगे जिस साल तुमने फोरफीट किया। समझ में आ रहे हैं आप, एक बार अपने आप रीड करिए ना। मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की जरा डेट देख लेता हूं, तो आपको लिखवा भी दूंगा यहाँ पे, आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब ये सेक्शन आया था, आई थिंक 2014 में आया था, कब आया था मैं कंफर्म एक बार कर लूं, उसके बाद से सेक्शन 51 एप्लीकेबल नहीं था, और
उससे पहले सेक्शन 51 एप्लीकेबल है। मैं एक बार नेक्स्ट टर्न पे कंफर्म करके बता दूंगा, उसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाह रहा हूँ, शायद 2014 था, बट मैं कंफर्म करके आपको एक बार बता दूंगा। कुल मिलाकर के मतलब जब से ये सेक्शन आया है उसके बाद आप फोरफीट करते हैं तो उसी साल टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। और अगर आपने उससे पहले फोरफीट किया, मान लो किसी ने सन 2000 में फोरफीट कर लिया था पैसा, तब ये सेक्शन नहीं आया था, तो सन 2000 में फोरफीट कर लिया था तो सेक्शन 51 एप्लीकेबल था। तो अभी तो आज तो टैक्सेबल हुआ नहीं, तो कब टैक्सेबल होगा? जब भी तुम इसको बेचोगे तब कॉस्ट में से माइनस होगा। इसलिए 51 भी जिंदा है। 51 भी पूरी तरीके से क्यों नहीं मर पाया? क्योंकि अगर किसी ने ये सेक्शन आने से पहले फोरफीट करके बैठा है पैसा, तो 51 के हिसाब से अभी तक टैक्स दे नहीं पाया क्योंकि बिका नहीं, लेट्स से। और जब भी बेचोगे तो कॉस्ट में से माइनस करेंगे ना। और अगर ये इस सेक्शन के आने के बाद तुम फोरफीट करते हो तो जिस साल फोरफीट करते हो उसी साल टैक्सेबल। तो इसको ना मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी ईयर बता दूंगा, आपको डेट बता दूंगा कब से ये एप्लीकेबल था। तो उससे पहले में 51 था, उसके बाद ये। बाकी मैंने कैपिटल गेन में कवर किया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। वेयर एडवांस मनी रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज फोरफिटेड and the negotiation do not result in transfer of such capital asset, then such sum shall be chargeable to income tax under income from other sources। आपने जो पैसा जब्त किया है, सर अगर जब्त नहीं किया होता, वापस कर दिया होता, तो मान लो मिस्टर ये सज्जन इंसान होते, कहते ठीक है चल वापस ले लो, तो नहीं टैक्सेबल होता। जब्त नहीं करोगे तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं, लेकिन जब्त कर लिया टैक्सेबल। और अगर जब्त नहीं किया, मान लो बिकी गया, उसने एडवांस दिया 10 लाख रुपए, बचे हुए 90 लाख थोड़े टाइम बाद दे दिए, बिक गया, फिर तो कैपिटल गेन की बात है, तो इसकी बात ही नहीं आएगी सेक्शन की। सेक्शन की बात ही तब आएगी जब आपको एडवांस मनी मिला था और आपने उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया, यानी कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं किया और पैसा भी जब्त कर लिया, बैठ गए, तो वो उसी साल जिस साल जब्त किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। अब आपके जो डाउट्स थे कि दहेज मिलेगा या जो भी है, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रोविजन चिदम्बरम साहब लेके आए थे इसको ईयर 2008 में आई थिंक। और जब से ये सेक्शन आया था, पहले ये सेक्शन जब आया था 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 हुआ करता था, फिर उसके बाद तब से उसमें हर साल लगातार बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट करती गई और इस सेक्शन का स्कोप आज की तारीख में तो बहुत बढ़ा दिया है। पता है पहले ना एक समय था जब गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है ना, एक गिफ्ट का एक अलग एक्ट हुआ करता था, फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया था बहुत साल पहले। तो लोगों ने नए तरीके निकाल लिए, गिफ्ट दिखा करके ब्लैक मनी को भी आपको एग्जाम्पल दिया था, वाइट करते थे। फिर चिदम्बरम भैया ये लेकर के आ गए कि ऐसा भी नहीं करने देंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो एक आधा पॉइंट इसका जरूर डाला जाता है। तो और आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कल को आपको गिफ्ट मिलेगा तो पता तो हो कि कब लें कब ना लें, किससे लें किससे ना लें। चलिए, और याद हो आपको, तो जब सैलरी आपको पढ़ाया था मैंने, तो सैलरी में मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट इस दुनिया में केवल 2 ही लोगों से मिल सकते हैं, है ना। आप लोग कुछ और ही सोच रहे थे कि किससे मिल सकते, तो 2 लोगों में से एक एम्प्लॉयर था और दूसरा अदर देन एम्प्लॉयर था। एम्प्लॉयर से अगर गिफ्ट मिलता है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। उसके लिए मैंने आपको परक्यूजिट पढ़ाया था, वहां पे सैलरी चैप्टर में 5,000 रुपए तक की छूट थी, 50,000 नहीं थी, वहां पे 5,000 ही थी। बट अगर अदर देन एम्प्लॉयर मिलता है तो वो टैक्सेबल अगर होना होगा तो आईफॉज में होगा और इस सेक्शन में होने वाला है। और ये याद अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, सब कुछ सबसेक्शन 2 ही पढ़ना है। सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 ही तो लिस्ट स्पेसिफाई करता है। उसका जो है आपका क्लॉज ये 10 है, अगर आप याद कर पाए तो। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन मतलब बदले में आप कितने रुपए दिए, कुछ भी नहीं दिया, तो एक तरीके का वो क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन बाई एनी पर्सन, अभी इनएडुकेट कंसिडरेशन पे भी चर्चा कर लेंगे। देखते हैं क्या है। रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और विथ इनएडुकेट कंसिडरेशन, जिसमें टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो 5 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कैटेगरीज हैं। अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज एक एक करके पढ़ते हैं। तो एक तो कैटेगरीज का कॉलम है, एक उसका टैक्स ट्रीटमेंट है,
और एक 50,000 की सीलिंग है। सीलिंग मतलब है लिमिट है कि 50,000 या उससे कम मिलता है तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। और ये वेदर करके क्या लिखा है भी पढ़ाता हूं, पहले कैटेगरी 1 पढ़ाता हूं आपको, तब ये सब समझाऊंगा। कैटेगरी 1 आपको क्या चीज मिली है गिफ्ट में? एनी सम ऑफ मनी। क्या मिला है? मनी, पैसा। पैसा मतलब मे बी नगद, कैश, चेक मिल गई हो, डिमांड ड्राफ्ट मिल गया हो, ऑनलाइन किसी ने आपको ट्रांसफर कर दिया हो, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम आधार पे, यूपीआई, कुछ भी मोड, गिफ्ट मिला है फ्री फंड का। लॉ मेकर कह रहा है सर अगर पूरे साल में 50,000 रुपए या उससे कम आपको मिला है तो हम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे साल में टोटल करके 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला है तो सर हम पूरा का पूरा टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मान लो आज आपका बर्थडे है, आज आप घर गए और आपके जो पड़ोसी हैं वो बाहर निकले, उन्होंने कहा बेटा ये लो 51,000 रुपए, तुम्हारा बर्थडे है, जाओ अपने लिए बढ़िया कपड़े खरीदो, बढ़िया जाओ मॉल जाओ, पिक्चर देखो, 51,000 रुपीज आपको गिफ्ट में दे दी। आपको तो खुशी हो ही रही है, डिपार्टमेंट भी साथ साथ में बड़ा खुश है। क्यों? पूरा 51,000 टैक्स। आप बल्कि ये कर सकते थे कि अंकल नहीं 51 50 दे दो, अंकल 1,000 रख लो, नहीं तो हमारे 1,000 के चक्कर में पूरा 51,000 टैक्सेबल हो रहा है। तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है 50,000 ज्यादा तो टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं पढ़ के देखते हैं। एनी सम ऑफ मनी, और मनी का मतलब गिफ्ट में भी इन कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर, किसी भी तरीके से आपको पैसा मिला है। और क्या टैक्स ट्रीटमेंट होने वाला है? टैक्स ट्रीटमेंट इफ एग्रीगेट, एग्रीगेट समझते हो? टोटल अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, तभी तो गिफ्ट है, फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000। कितने ज्यादा मिला? 50,000 से ज्यादा। सर कितना टैक्सेबल होगा? जितना 50,000 से ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा सर, कि पूरा पैसा होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल? कितना टैक्सेबल होगा? पूरा। यानी अगर 50,000 1 रुपए मिले तो 50,000 1 रुपए टैक्सेबल होंगे, ना कि 1 रुपए। समझ रहे हैं? तो होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से 5-10 बच्चों के टैक्स में 100 में 100 आ गए, और आपने क्या किया, मेरे को लेट्स से 10,000 रुपीज कैश गिफ्ट दे दिया कि सर आपकी वजह से आए हैं, ये हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा 10,000 रुपए। मान लो 5 बच्चों ने 10,000 रुपए, 10,000 10,000 10,000 10,000 करके दे दिए। टोटल कितना हुआ? 50,000। क्या मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं। लेकिन अगर एक और बच्चा आया कि सर हमारी तरफ से भी 10,000, अब टोटल कितना हुआ? 60,000। डाउट ये होता है कि सर टोटल करके चेक करें, क्योंकि अलग अलग बच्चों से मिले आपको गिफ्ट, उसका टोटल करें हम, कि हर एक बच्चे का 50,000 की लिमिट है। टोटल मेरे को पूरे साल में, अप्रैल से मार्च में, पूरे साल में जितना भी कैश का गिफ्ट मिला है, अगर उसका टोटल 50,000 या उससे कम है तो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी, और 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। समझ पा रहे हैं बात को? यहां यही लिखा है ऑल ट्रांजेक्शन। ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि हम सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 का देखेंगे कि एग्रीगेट करके सारे देखेंगे। तो क्या लिखा है? सारे। अब आप ऊपर चाहे तो हेडिंग पढ़ लीजिए, हेडिंग में यही लिखा है, फॉर दी सीलिंग ऑफ 50,000 वेदर सिंगल ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जामिन्ड और ऑल दी ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी कंसीडर्ड। तो यहां क्या लिखा है? ऑल ट्रांजेक्शन, यानी आपको पूरे साल में जितना पैसा मिला है सारे ट्रांजेक्शंस हम टोटल करेंगे। गिफ्ट की बात कर रहे हैं विदाउट कंसीडरेशन। वैसे भी जेन्युइनली आपने कहा कि सर कहीं जाते हैं तो रिश्तेदार लिफाफा देते भी हैं तो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं देते। आप क्या, मेरे को नहीं मिला आज तक, है ना? वही मिलता है 500, कई अच्छी जगह और चले गए 1100 21, तो बस ये एक लिमिट है। आप थोड़े और पैसे वाले हो तो सकता है 5100 11,000 भी आपको मिलता हो, बट इससे ज्यादा जल्दी आपको नहीं मिलता। और मिलेगा तो टैक्सेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। अगर लेट्स से आपको किसी ने कोई लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट में दे दी, क्या किया किसी ने?
लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट में करते तो क्या होगा? लॉ मेकर कहते हैं सर, अगर आपको लैंड या बिल्डिंग विदाउट कंसिडरेशन मिली, विदाउट कंसिडरेशन मतलब पैसे नहीं दिए, गिफ्ट हुआ एक तरीके का, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू समझते हो? सर्किल रेट उस प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के हिसाब से जो वैल्यू है वो होती है सर्किल रेट। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 50,000 से ज्यादा। तो हम सर आपके हाथ में टैक्सेबल, मतलब मान लीजिए आपके पास एक 2 करोड़ की लैंड और बिल्डिंग थी, आपने हमको गिफ्ट कर, टैक्स कौन देगा? हम देंगे कि आप देंगे? हम देंगे, हम दे भी देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप गिफ्ट दे दीजिएगा। कितने पे? 2 करोड़ पे कि 2 करोड़ माइनस 50,000 पे? 2 करोड़ रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज की तारीख में लैंड और बिल्डिंग में 50,000 रुपए अपने आप में बहुत छोटी रकम है। लॉ मेकर बड़ा ही डेढ़ शाना है। जब कैश की बात आई तो कहता है सर मैं एग्रीगेट सारी ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। यहां कहता है सर सिंगल सिंगल देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, एग्रीगेट करने की जरूरत ही क्या? सिंगल सिंगल मतलब हाँ, हर एक ट्रांजेक्शन, मान लो जैसे मान लो आपने हमको, इधर वाले बच्चों ने, मान लो एक बच्चे ने हमको लैंड बिल्डिंग गिफ्ट करी, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लेते थियोटिकली कि 20,000 है, थियोटिकली, प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरे इधर के बच्चे ने गिफ्ट करी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख है। तो मैं 1,20,000 ऐसे करके नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा, आप वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20,000 है, मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आप वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख है, मेरे हाथ में टैक्सेबल है। तो थियोटिकली कम हो सकता है, बट प्रैक्टिकली गवर्नमेंट जानती है। एग्जाम में तो देखो क्वेश्चन कम का ही बना सकते हैं ना, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप कहीं पे भी देखेंगे तो ज्यादा ही निकलने वाली है, 50,000 से कम तो नहीं निकलने वाली आज की तारीख में। लैंड एंड बिल्डिंग के रेट तो आसमान छू रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, नहीं तो लैंड के तो मान लीजिए ये ओनर है, कह रही जैसे मान लीजिए लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके फिर आपको गिफ्ट दे, नहीं तो लैंड की जैसे मान लीजिए अजीता ओनर है लैंड की, तो पहले क्या अजीता ये करेंगे कि बहुत सारे लोग लेके आएंगी, फिर उनके नाम पे पहले छोटे छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री कराएंगी 10-10 गज की सबके नाम पे, और फिर सब लोग हमको गिफ्ट करेंगे? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, बाकी टेंशन की बात नहीं, हमें गिफ्ट मिलना, हम टैक्स देने के तैयार है। हाँ ठीक है, टैक्स ही तो ले रही गवर्नमेंट। हाँ पूछिए। अभी आएगा आगे। इनको एक बड़ी टेंशन हो गई कि अगर मान लीजिए विल के थ्रू मिलती है, ये बहुत जेन्युइन टेंशन है, सही बात है, कि मान लो पापा मम्मी ने कमाया और वो आपके नाम उन्होंने कर दिया, गिफ्ट में दे दी कि ये वाला बंगला तुम्हारा हुआ बेटा। अब आपको ये नहीं, पापा नहीं करो, नहीं तो हमको गिफ्ट, हमारे हाथ में क्या होने वाला है? टैक्स। बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपको पढ़ाऊंगा कि अगर रिलेटिव से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता, और रिलेटिव का मतलब आपको समझाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा कि ये क्लॉजेस अप्लाई नहीं होते अगर रिलेटिव से या इन सिचुएशन मिलता है। तो अगर विल के थ्रू मिलेगी, टेंशन नहीं लेना, टैक्स नहीं लगेगा। हम समझ ही नहीं पाया आपका डाउट, फिर से पूछिए। 50,000 रुपीज मिले कि प्रॉपर्टी मिली? 50,000 रुपए किसी ने हमको गिफ्ट दिया, हाँ। 50,000 की उससे ज्यादा कि कम? 50,000 ज्यादा, ठीक है, 51,000 मान लेते हैं, ठीक है, हाँ। हमें किसी और को देना था, हमें आया, हमारे पास आया, और मतलब 51,000 हमारे पास आया, और उसमें से लेट से हमने 10,000 रुपए किसी और को ट्रांसफर कर दिया, 51 हमें मिला, 31,000 किसी और, मतलब 51,000 हमारे पास आया, 20,000 उसमें से हमने रख लिए, और 31,000 किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो डाउट ये है कि हमें ग्रॉस पे 51 पे टैक्स देना है कि नेट जो हमने रखा 20,000 उस पे देना है? आपको जो मिला उस पे टैक्स है, आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है ये हमारा लेना देना नहीं है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जो करना है। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिली, आपको पूरे साल में 20 लाख रुपए सैलरी मिली, आप 15 लाख रुपए तो खर्चा कर बैठे, डिस्क जाकर के, बच्चे की स्कूल की फीस, ये वो, मूवी थिएटर रेस्टोरेंट, तो क्या 5 लाख पे सरकार कह रही जो बचता है उस पर टैक्स देते? नहीं जी नहीं,
ये सब होता है, इनको हम लोग अपने इनकम टैक्स के वर्ड्स में बोलते हैं दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में दो वर्ड्स होते हैं, एक डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्ड होता है, एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्ड होता है। एप्लीकेशन मतलब जो आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से कर रहे हैं, अपनी विल मतलब इच्छा से कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल पूरा होगा। 51,000 आपके पास आया, अब आप उससे कुछ भी करिए। मान लीजिए हमने पूरा गरीब बच्चों में बिस्किट्स बांट दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कह रही भैया हमको तो टैक्स पूरे देना, तो आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो आपकी कॉल है, उससे कोई फर्क नहीं। और कोई डाउट किसी का? हाँ हाँ पूछिए पूछिए, अच्छा लगता है टैक्स में अगर आप डाउट पूछेंगे तो थोड़ी क्लास जो है इंटरेस्टिंग रहती है, बढ़िया रहती है। पूछिए। अच्छा, कुल मिला के आपका डाउट ये कह रही जैसे आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आपको ये बताते हैं कि आपको मिला। देखो, बैंक स्टेटमेंट बताती है, बैंक स्टेटमेंट बताती है, और अगर नगद मिला है तो बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो पूरी तरीके से नहीं बताएं कि कहीं पे बाद में आए ना पकड़ में, समझ रहे हैं? बट ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। बार बार मैंने बोला है, टैक्स पढ़ते समय, पढ़ाते समय हम लोग एक चीज दिमाग में रखते हैं कि हम सभी लोग बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार हैं। हर एक एसएससी बड़ा ईमानदार है, अपने हिसाब से सारी इनकम्स डिस्क्लोज करता है, कोई भी इनकम अनडिस्क्लोज्ड नहीं छोड़ता। ठीक है, वैसे भी ये उनके लिए है जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। आप इसका थोड़ा तरीका समझिए, थोड़ा डेप्थनेस में जाइए। एक्चुअल में गिफ्ट है ही नहीं, एक्चुअल में, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट मिलता ही नहीं है। मिलता है क्या? नहीं मिलता, ना रिश्तेदार से, ना फ्रेंड से, जो भी खास फ्रेंड से भी इतना तो ऐसा नहीं मिलता ना। हाँ, तो भी एक टेडी बियर आपको पकड़ा दिया, आप भी कुछ, तो ये सच्चाई है कि नहीं? तो मोडस ऑपरेंडी समझिए, लोग करते क्या है, क्यों ये सेक्शन लाए? लोग ब्लैक को व्हाइट कर रहे थे इससे। तो जब ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, अब आपको व्हाइट मनी चाहिए, गिफ्ट दिखा के चाहिए, तो कैश में थोड़ी ना लोगे, काहे में लोगे? बैंक के थ्रू लोगे, तो अपने आप आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखाई, और आप बल्कि खुद ही दिखाओगे कि हमने लिया है गिफ्ट, ताकि कल को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे पैसा कहां से आया तो बताओगे तो ये गिफ्ट लिया है। तो पहले उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब लगता है। तो अब ये जो ब्लैक से व्हाइट करने का तरीका ये खत्म हो गया। क्लियर? और कोई डाउट? आप खुद ही बताएंगे, खुद ही बताएंगे अमाउंट कि हमने इतना गिफ्ट लिया है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप खुद ही डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, आप तो ऑनेस्ट पर्सन है, आप खुद सारी बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा सक्रिय हो गया है, वो आपकी हर एक चीज पे निगाह रखा है। आप जैसे कार भी खरीदने जाते हैं, तो जो कार बेचता है उससे कहता है आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, वो सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है। वहां जाके चुगली कर रहा है, इन्हें कार खरीद देख लेना, 50 लाख की ऑडी खरीद के गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा, कभी रिटर्न तुम्हारा 5 लाख से ज्यादा गया नहीं, कहाँ है? तो सारी खबर जो है ना उसके पास है। म्यूचुअल फंड खरीदते 1 लिमिट से ज्यादा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहा है। घर खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रार बता रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो निर्मला जी ने अपने चेले चपाटे हर जगह बैठा के रखे, समझे, खबरी लाल। क्या? हाँ हाँ जी जी जी। इवन आजकल तो लोग क्या करते हैं, खुद ही बता देते हैं कि हम फॉरेन ट्रिप में गए, इंस्टाग्राम में मालदीव्स में घूम रहे हैं, 10-15 लाख का खर्चा हो, कार खरीद। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। आपको बताएं, आपका सोशल मीडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखता है बैठ के, ये सच है। वो भी छान रहा है, उसके पास अब आपको लग रहा है आप ही समझदार हैं, वो भी आपका फ्रेंड है, आपको वो भी फॉलो करता है, वो सब देख रहा है वेट करके आपकी सारी डिटेल। क्या घर खरीद, नया घर है प्रवेश, बढ़िया दिख रहा है, वीडियो सब लोग डालते हैं ना, ये देखिए आज दिखाने का लोगों के अंदर बड़ा जज्बा है ना, शो ऑफ कह लीजिए, जो कहना वो कह लीजिए। ये है कि नहीं? 100 में आई थिंक 90-95 लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं आज की तारीख में। यार डालें तो, कार की चाबी मिली, रुको फोटो, ये पोस्ट हुआ, व्हाट्सएप स्टेटस लगा, इंस्टा लगा, फेसबुक लग गया। आपने उसके प्रोस एंड कॉन्स ही नहीं समझे,
या तो इतना पढ़ा लिखा होता है इनकम टैक्स, कुछ बता नहीं, जो करना है चुपचाप करो, निकलो। समझ रहे हैं? तो खैर वैसे तो हम सब ऑनेस्ट हैं। हाँ हाँ हाँ। और कोई डाउट किसी का आता हुआ? नहीं, अभी तो ये सेक्शन बचा है, पढ़ लेते हैं पूरा, और मजा आने वाली है। तो चलिए, पहली कैटेगरी तो आपने पढ़ ली थी। दूसरी में आपने पढ़ा कि अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिलती है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000। और सिंगल ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, एग्रीगेट लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी लॉ मेकर को, क्योंकि लॉ मेकर जानता था कि सिंगल सिंगल करके भी 50 से ऊपर निकलने वाला है। जब लॉ में आया था ना इनिशियली, तब यही कैटेगरी हुआ करती थी 2 और 1, और कैटेगरी 3 नहीं हुआ करती थी, जो अब आपको पढ़ाने वाला हूं। लोगों ने क्या किया, इसका भी तोड़ निकाल लिया। लॉ में लिखा था कि अगर आपको कोई लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट में मिलती है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 ज्यादा है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब लेट से मान लीजिए आपके पास कोई लैंड और बिल्डिंग है 10 करोड़ की, आप मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में 10 करोड़ टैक्सेबल होगा। हमने तोड़ निकाला, हमने कहा को हमको गिफ्ट मत दो, गिफ्ट लेना में अच्छा नहीं लगता, हम तुमसे खरीदेंगे। और हमने 10 करोड़ की लैंड और बिल्डिंग तुमसे खरीदी 1 लाख रुपए में। हमने कहा हम तुमको 1 लाख देंगे, तुम हमको लैंड एंड बिल्डिंग दे देना। लॉ मेकर ने लिखा था कि गिफ्ट में मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। हमने सर गिफ्ट ही नहीं ये तो परचेज किया हमने, ये कहां से गिफ्ट हुआ? हमने क्या किया है, दिस इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज विद कंसिडरेशन। मैं परचेज किया, उसने 1 लाख में बेचना चाहता था, मैं 1 लाख में खरीद लिया। तुमको क्या दिक्कत है? कह रहा नहीं हमको दिक्कत है। कह रहा तुम्हारा फायदा हुआ। हमने कहा हाँ। कह रहा कितना? कह रहा हमने कहा 1 करोड़ में 1 लाख माइनस करो। मान लो 1 लाख माइनस करने में आपको दिक्कत होगी, 9 करोड़ 99 लाख हो जाएगा। हाँ, तो हमने कहा 9 करोड़ 99 लाख का मेरा फायदा। कह रहा आपके हाथ में 9 करोड़ 99 लाख रुपए टैक्सेबल करेंगे। ये है कैटेगरी नंबर 3। यानी अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, गिफ्ट में मिली है, तो कैटेगरी कौन सी लग रही है? 2 लग रही है। और अगर आपने खरीदी है तो कौन सी कैटेगरी लग रही है? कैटेगरी नंबर 3 लग रही है। लॉ मेकर कहता है ऐसे केस में हम 2 कंडीशंस चेक करेंगे, ए और बी। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो जितना आपका फायदा है, बेनिफिट, बेनिफिट मतलब जितने में आपने खरीदा माइनस जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, जो आपका बेनिफिट है, हम वो टैक्सेबल करेंगे। पढ़ाता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपने खरीदी है, यानी गिफ्ट नहीं मिली क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, फॉर अ कंसिडरेशन तो है, लेकिन वो कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। पढ़िएगा, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन। आपको वो रिसीव्ड हुई कंसिडरेशन पे करके, पैसा पे करके। द ट्रांजेक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और ट्रांजेक्शन ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है, मतलब पूरी कर रहे हैं दोनों कंडीशन। क्या? पहली, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ कंसिडरेशन। दूसरी, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000। सर क्या 2 कंडीशन है? अगर शॉर्ट में ऐसे लिख दें तो पहली कंडीशन है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। एंड दूसरी कंडीशन, क्योंकि दोनों पूरी होनी चाहिए, प्लस का साइन लगाया है, दोनों पूरी होगी तो टैक्सेबल होगी। दूसरी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो टैक्सेबल कितना होगा? अगर दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो टैक्सेबल होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। 2 कंडीशंस लिख लीजिए, 2 कंडीशंस अगर दोनों पूरी हो जाएंगी तो टैक्सेबल होगा। एक पूरी होती है, एक नहीं पूरी होती तो टैक्सेबल नहीं होगा, दोनों नहीं पूरी होती तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कब होगा? दोनों कंडीशन पूरी हो जाए। क्या? आपको जो लैंड या बिल्डिंग आपने खरीदी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा थी, और दूसरी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन का जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल अगर आपके सामने लूं तो देखें आप क्या बताओगे। मान लो हमने एक लैंड या बिल्डिंग परचेज करी
जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 करोड़, और हमने खरीदी कितने की सर? हमने जो कंसीडरेशन पे करी वो पे करी 1 करोड़। छोटा सा क्वेश्चन, लैंड और बिल्डिंग हमने खरीदी 1 करोड़ में, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। अब लॉ मेकर कहते हैं सर 2 कंडीशन चेक करो। हमने कहा बताओ। कह रहा सर ये जो 1 करोड़ है ना, इसका 110% निकालो, 110%। कर पाओगे? 1 करोड़ 10 लाख, सभी लोग निकाल लो, मैं वेट करता हूं। 1 करोड़ का 110%, 110%, 1 करोड़ 10 लाख आया। कहता है सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है? हमने कहा हाँ सर है, 2 करोड़ है। कह रहा एक कंडीशन तो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन का डिफरेंस कितना है? 1 करोड़। क्या दूसरी कंडीशन में लिखा है क्या वो 50,000 से ज्यादा है? है। दोनों पूरी हो गई, टैक्सेबल होगा। हमने कहा क्या टैक्सेबल होगा? कह रहे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन। कितना टैक्सेबल होगा? 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ टैक्सेबल होगा। क्लियर? दूसरा केस सुनिएगा ध्यान से। मान लो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 1.05 CR, 1 करोड़ 5 लाख, और हमने खरीदी 1 करोड़ में। कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन, 1 करोड़ का 110%, 1 करोड़ 10 लाख। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है सर? आंसर इज नो। पहली ही नहीं पूरी हुई, हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्लियर? अब बात करते हैं आपके साथ कि सर ऐसे में अगर मान लो ये अमाउंट और चेंज करें, मान लो इसको मैं कर देता हूं 3 करोड़ और इसको कर देता हूं 2 करोड़। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मैंने कर दिया 2 करोड़। अब आप बताओ ऐसे में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, कितनी होगी कितनी नहीं होगी? है नहीं होगी पक्का? क्यों नहीं होगी? ना पहली कंडीशन अगर देखें पूरी नहीं हो रही, दूसरी भी नहीं पूरी हो रही, इवन यहां पे तो आपको कोई फायदा भी नहीं है जी। हाँ गिफ्ट की कैटेगरी ही नहीं हुई एक तरीके, वैसे भी गिफ्ट नहीं था ये, इनएडुकेट कंसिडरेशन भी का बात थी, और वो भी नहीं है क्योंकि आपने तो ज्यादा ही पे किया। और अगर एक और कर लें, अच्छा मान लो ये 1 करोड़ 40 लाख है और ये 1 करोड़ है। अब बताओ, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, बट दूसरी दूसरी हो रही है, यस और नो? हो रही है, हो रही है सर, दूसरी भी पूरी। डिफरेंस तो 40 लाख का हुआ ना, 50,000 से तो ज्यादा है ना, 40 लाख, 40,000 थोड़ी ना, 40 लाख। दूसरी पूरी हो रही है। कितना टैक्सेबल होगा? 40 लाख रुपीज। क्लियर हो गया? एक और बस आखिरी, मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90,000 और कंसिडरेशन है 80,000, और अगर आप करोड़ में कंफ्यूज हो जाए तो हम करोड़ वर्ड हटा भी सकते हैं, लगा भी रहने तो कोई टेंशन नहीं, हटा भी सकते हैं। अब बताओ, केवल आप इतना ही पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी होती हुई, बट सेकंड कंडीशन पूरी नहीं, हमने करोड़ पॉइंट हटा दिया, करोड़ होता तो फिर पूरी हो जाती, करोड़ हटा दिया। सेकंड कंडीशन तो पूरी हुई नहीं, डिफरेंस है केवल 10,000 रुपए का, टैक्सेबल नहीं होगा। तो 2 कंडीशन याद रखना, भूलना नहीं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 110% ऑफ कंसिडरेशन से, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? बाकी कैटेगरी नंबर 3 एंड कैटेगरी नंबर 4 एंड 5, 3 तो पढ़ लिया, 1 2 3 पढ़ लिया, 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है? बाकी आपके ये सवाल भी आगे आएंगे, वो जो किससे गिफ्ट मिल सकता है आपको, तो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच।